मान लो डेली एवरेज 20,000 का होता था सेल वहाँ पे, तो 31st के दिन हमने स्टॉक भेजा, अज्यूमिंग के 2x होगा। फिर हमने लास्ट में काउंटर देखा कि कितना हुआ क्लोजिंग का, तो 1.5 लाख रुपए का सेल। आपने क्यों सोचा कि अब ये बंद करते कुछ और चालू करते हैं? अभी सडनली क्या हो गया, सब घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, पड़े पड़े हैं, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है। एंड उस टाइम पे थोड़े से ब्रांड्स ऑलरेडी जीरो शुगर लो कैलोरी में आना शुरू हो गया था। नाउ सडनली वी सॉ पीपल आस्किंग मोर शुगर फ्री, तो वो जो ऑफ टेक था वो ऑलमोस्ट शुगर फ्री जाना शुरू हो गया। जब आप शार्क टैंक गए नमस्ते शार्क्स। तो शार्क टैंक में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हुआ? इसके पीछे भी स्टोरी बहुत ही मेरे केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ दैट आफ्टर द एपिसोड नमिता थापर रीच आउट टू मी, शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैनल। तो आपको लग रहा है किरण भाई कि ये दौर जो है वो खत्म हो चुका है सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो MBA, खासकर MBA हो? अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे 90% आया था 10th में, दो ही ऑप्शन है बेटा, या तो मेडिसिन ले या तो इंजीनियरिंग कर, तीसरा ऑप्शन ही बात नहीं करता कोई। एक होती है भेड़ चाल, तो अभी भी आधे से ज़्यादा लोग उसमें ही लगे हुए हैं क्योंकि उनको डॉक्टर रितेश मलिक आए थे पॉडकास्ट पे, बड़ी अच्छी बात बोलते कि जो स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर मेड टू मेक यू। अगर आज एक 25 साल का नौजवान आपको देख रहा है और वो एक बिजनेस D2C चालू करना चाहता है, तो वो कौन से प्रोडक्ट में आए, कौन सा मोस्ट सर्च प्रोडक्ट है, ये सब कैसे ढूंढे? मेरे हिसाब से वेबसाइट ये वो सब छोड़ के आपको सारा लगे। पूरे साल में आपने कहा था 30,000 करोड़ की मार्केट है, तो 30,000 करोड़ में से सबसे नीचे वाली कैटेगरी कितनी? 30,000 करोड़ में से 20 से 22,000 करोड़ की आइसक्रीम सिर्फ। अभी आपने 30 लाख लोगों को आइसक्रीम खिला दी थी IPL में। तो मैंने क्या बोला कि IPL फाइनल के दिन जब सबसे ज़्यादा लोग मैच देखने वाले होंगे और जेप्टो से कुछ ऑर्डर कर रहे होंगे, कि उस दिन जो भी जेप्टो से कोई भी चीज़ मंगा रहा हो, 200-300 रुपये का एक हमने थ्रेशोल्ड रखा था, उसके ऊपर सबको एक गो जीरो की आइसक्रीम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। गो जीरो इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग शुगर फ्री आइसक्रीम ब्रांड है। उसके फाउंडर किरण शाह को आज मैंने अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है। वो शार्क टैंक पे फीचर हुए थे और वहां पे अमन गुप्ता ने उनकी कंपनी में 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। तो आज किरण के साथ जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। इस पॉडकास्ट में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप भी अपना D2C ब्रांड बना सकते हैं। आप जानेंगे कि उनकी अप्सरा की ग्रोथ जर्नी क्या थी, उनकी पर्सनल जर्नी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने MBA के टाइम में ही एक छोटा सा बिजनेस चालू कर दिया था। इस पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको एक D2C ब्रांड बनाना है तो उसका P&L स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट, EBITDA, पैट, PBT, ये सब कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना चाहिए। आज का जो सेशन है वो एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है। अगर आप किसी प्रकार की कंपनी, ब्रांड या रिटेल शॉप चलाते हैं तो आज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और एंड में हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है जिससे आप गो जीरो के पार्टनर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो एंड में ही पता चलेगा, इसलिए एपिसोड को एंड तक देखिए और पेपर पेन लेके बैठिए। हमने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं ताकि आपके लिए इस पॉडकास्ट को नेविगेट करना आसान हो। और हां, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल गेस्ट्स मैं आपके लिए लेके आ सकूं। मिलते हैं किरण शाह, फाउंडर ऑफ गो जीरो आइसक्रीम। तो किरण भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए और आज बहुत ज़बरदस्त चर्चा करेंगे और आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एंड आई थिंक जितने भी पॉडकास्ट मैंने आज तक किए हैं, जो मेरा होस्ट के साथ इंट्रोडक्शन हुआ है और परिचय हुआ है, आई थिंक इट हैज़ बीन द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग सो फार। सो आई थिंक नाउ आई कैन ओनली एक्सपेक्ट कि यहाँ के आगे की जो 2 घंटे की या 3 घंटे की हमारी जर्नी होगी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एब्सोल्युटली। और गाइज, मैं बताना चाहूँगा, बड़ा हमारा इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं इंट्रो रहा। पहले तो मैंने रीच आउट किया किरण भाई को, ही वाज स्वीट इनफ टू गिव मी टाइम। तो जब मैं आ रहा था तो मेरे को ना मेरी ड्राइवर मिला, ना क्या कहते हैं उबर मिला, तो मैं ऑटो में आ गया। ऑटो में भी सामान मेरे को शाम को जाना है फ्लाइट से, तो किरण भाई का मैसेज आया, मेरे को पिकअप करते हुए जाना, रास्ते में ही हूँ मैं आपके। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं बोला यार किरण भाई है, फाउंडर आदमी है, तो आए बड़े कूल, जैसे आप देख रहे हैं एकदम चिल बैठे। और जैसे बैठे तो बातें चालू हुई तो पता चला कि ये और मैं सेम कॉलेज में पढ़े, DJ सांघवी में। एंड नॉट ओनली दैट, हम दोनों 2006 बैच से हैं। वो भी 2006 के इंजीनियर है, मैं भी 2006 का इंजीनियर हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थे और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में था, बट वी हैड कॉमन बैचमेट्स। तो हमारा एकदम वो जो कहते हैं ना, सारा बैरियर टूट गया। आइस ब्रेकिंग नहीं, मतलब आइस के चीथड़े उड़ गए हमारे साथ। तो हम 2025 में बैठे बैठे 2006 में ट्रांसपोर्ट हो गए। यस, हम बातें कर रहे हैं कि तब इनकमिंग कॉल में पैसे लगते थे, हम बातें कर रहे हैं तब वो 3315 आता था और इन्होंने वो धीरू भाई अंबानी वाला फ़ोन लिया था। और बहुत बहुत हमारी नॉस्टैल्जिया निकली है। तो आज का चर्चा हमारी मज़ेदार होने वाली है किरण भाई। किरण भाई, स्टार्ट ऐसे करते हैं कि अप्सरा एक ऐसा ब्रांड है जो हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। हम बच्चे रहे तब हम जाते थे, खाते थे,
उसका वो बड़ा टूटी फूटी और ऐसे सब टेस्ट थे जो हमें बड़े पसंद आते थे। पापा मम्मी लेके जाते, 2 ही जगह मेजरली जाते थे हम, या तो अप्सरा जाते थे या नेचुरल्स जाते थे, 2 बड़े ब्रांड्स थे आपके। एंड उसके बाद जो है ट्रांजिशन हुआ, आइसक्रीम इंडस्ट्री में ट्रांजिशन हुआ, एंड आप लेके आए 2022 में गो ज़ीरो। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उस पे हमारा फोकस ये रहेगा कि आपने बिजनेस कैसे बिल्ड किया, और आम आदमी के लिए एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करते हुए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, आइसक्रीम सबको पसंद है देश में, ऐसा कोई होगा नहीं जिसको आइसक्रीम ना पसंद हो। तो आइसक्रीम के ना फैक्ट्स और स्कैम्स क्या है, मतलब वो जो वेजिटेबल ऑयल वाला है या वो सब चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर शुरुआत आपकी जर्नी से करेंगे। तो आपने ये आइडिया गो ज़ीरो का कैसे सोचा 2022 में? सो जैसे आपने कहा कि अप्सरा इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, तो आई बीन बॉर्न इनटू एन आइसक्रीम फैमिली, राइट। इनफैक्ट मैंने शार्क टैंक में भी वो किया था कि मेरे रगों में खून नहीं आइसक्रीम दौड़ता है। तो ग्रोइंग अप, वैसे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, तो हमारा एक कच्ची फैमिली है, एंड कच्ची फैमिली इज ऑलवेज इनटू बिजनेस। तो मेरे जो कजिन्स रहे हैं, तो ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, अंकल के लड़के, वो 12वीं के बाद ही सीधा उनको बिजनेस में ज्वाइन करवाया जाता था जी। एंड उस टाइम पे द बिजनेस वाज आल्सो नॉट जस्ट आइसक्रीम्स और अप्सरा आइसक्रीम जैसे हम लोग आज देख रहे हैं, वैसा नहीं था। उसमें फूड होता था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने वीडियो कैसेट्स, लाइब्रेरीज और मतलब मल्टीपल बिजनेसेस कर करके फाइनली देन उन्होंने फूड एंड आइसक्रीम पे सेटल डाउन किया। तो वाल्केश्वर में, साउथ बॉम्बे में एक जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, वो सालों से, डेकेड्स से वहीं पे है। तो आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, जैसे स्कूल से निकल के आते थे शाम को, डैडी का हाथ बटाने के लिए मैं चले जाता था, मैं और मेरा छोटा भाई, और वहाँ पे जो कैश काउंटर है, गल्ला जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और पैसे देके जा रहे हैं। तो वो देखते 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 जो बड़े हुए हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि ये करना है, फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन करना ही होता है। मतलब इट वाज काइंड ऑफ एन अनसेड कि कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे। बट एक चीज़ जो थी, जो मेरे डैड थे, वो ही वॉज वेरी क्लियर दैट तुमको चाहे आगे जाके बिजनेस ज्वाइन करना है, खुद से कुछ करना है, इज़ फाइन, बट एक फॉर्मल एजुकेशन जो है वो पूरा करो। तो जैसे मैंने पहले बोला, द मेल मेंबर्स वुड स्ट्रेट अवे आफ्टर 12th ज्वाइन, बट मेरे डैड ने थोड़ा सा एक्सेप्शन रहे हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट अच्छा। इन आवर फैमिली, एंड इट वॉज एक बड़ी बात हुआ करती, मतलब लड़ झगड़ के, क्योंकि उस वक्त पैसे उतने होते नहीं थे फीस और सब खर्च करने के लिए। इस बेटर कि आप भी आ जाओ, आप भी इनकम करना शुरू कर दो। एंड आई वॉज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली। तो वही डैड का कहना वही था, ये बिजनेस कहीं जा नहीं रहे, सालों से है, आगे भी रहेगा, बट ये जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है, जो एजुकेशन जो हमको लेना है, वो पहले पूरा करो, अच्छे एक अच्छी इंस्टीट्यूट से पूरा करो, जो तुम्हारा टैलेंट है। बिकॉज बचपन से ही आई बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड 10th में आई वॉज द सेकेंड रैंकर इन स्कूल, मिस द टॉप पोजीशन बाय 2 marks। स्कूल कौन सा था किरण भाई आपका? सेंट जेवियर्स बॉयज एकेडमी। अरे ये विलेपार्ले वाला? नहीं, चर्च गेट। चर्च गेट, ओके। माय चाइल्डहुड हैज बीन इन टाउन। अच्छा, राइट। आप सुबह अब याद नहीं आ रहा है, बट बचपन सोबो-इश टाइप सा गुजरा हुआ है। एंड देन स्टैंडर्ड 12th अगेन आई वाज टॉप 5 इन माय, सो केसी कॉलेज में था मैं, टॉप 5 एंड स्टेट रैंक होल्डर इन मैथमेटिक्स। फिर वहाँ से डीजे संघवी में आया, तो वहाँ पे भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, टॉप 5 ऑफ माय डिपार्टमेंट। फिर कैट की तैयारी की, तो कैट में भी 99.93 परसेंटाइल। Then joined, got into IIM Lucknow. So academic wise, so that with God's grace and of course hard work, but the support of my dad has been very instrumental. That whereas I saw the other siblings जो business join कर लेते थे और शुरू हो जाते थे, डैड ने बोला कि नहीं, जितना भी है, एंड फॉर एग्जांपल IIM लखनऊ में फीस वर वेरी एक्सपेंसिव। फिर कोई बात नहीं, कर लेंगे, डजेंट मैटर इफ़ यू हैव टू कम बैक एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस। सो आई थिंक वो एक, आई थिंक वन पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर वेरी फॉन्डली, दैट द एम्फोसिस एंड इम्पोर्टेंस गिवन टू एजुकेशन was very high. And then of course last year of my last trimester at IIM Lucknow, just before placements, तो मैं और डैड सोच रहे थे कि अभी कैसे करना, एक्सपांड करना। तो हम लोग चले गए थे कांदीवली के चारकोप एरिया में।
वहाँ पे नेचुरल्स का फैक्ट्री हुआ करता था, अभी भी है। हम्म, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि अब तक तो हमारा कोई ऐसा फैक्ट्री सेटअप नहीं है, बिकॉज एक ही स्टोर है। तो आगे जाके अगर एक्सपांड करेंगे और लगेगा तो मैन्युफैक्चरिंग की जगह लगेगी। तो वी वर जस्ट काइंड ऑफ डूइंग अ सर्वे एंड एवरीथिंग। बट देन व्हाट हैपेंड, जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठा आई एम लखनऊ में, तो मैंने सोचा यार एक बार प्लेसमेंट्स के लिए बैठ के देखते हैं कि ऑफर आ रही है, लाइक हमको कोई जॉब देने लायक वर्थ भी समझ रहा है कि नहीं। नहीं बनना है कि बस कि बिजनेस है तो बोल के ऐसा चल रही है हमारी गाड़ी, वैसा नहीं है। एंड आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स मार्केटिंग, मतलब मुझे Okay. ब्रांड बिल्डिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, उस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं सारे मार्केटिंग कंपनीज में अप्लाई किया। एंड अगेन आई थिंक विद गुड लक, गुड फॉर्चून, आई गॉट a placement in Procter and Gamble. Oh, Now that was like the top 3 companies which come to campus for marketing. So Yes. Unilever, Procter and Gamble and Coke या Mondelez. yes. तो पहली वो बात वो थी। दूसरी, मार्केटिंग की जॉब तो लगी, बट उसके साथ में सिंगापुर का जॉब लोकेशन भी लगा। अरे वाह, सो इट वाज एन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। तो बड़े यूनिक हो गया, मतलब बहुत छोटा सेक्शन होता है पूरे IIM लखनऊ में। पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ 2 ही लोग हम लोग थे जिनको मार्केटिंग प्लस सिंगापुर का कॉम्बिनेशन मिला था। ओह, वेरी यूनिक। सो एंड अगेन वो क्या होता है, फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, थोड़ा सा वापस मन दगमग जाता है। अरे अगेन जैसे डैड पहले बोलते थे यार पहले डिग्री ले ले, एजुकेशन पूरा कर ले, बिजनेस कहाँ जा रहा है। सो फिर वही सोचा एक बार ये भी चख लेते हैं, बिजनेस कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है। सो देन 2011 आई वेंट टू सिंगापुर एंड दोज 3 years 2011 से 2014 वर्कड ऑन सम रियली अमेजिंग ब्रांड्स। तो मेरा मार्केटिंग करियर शुरू हुआ ओले से, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किन केयर ब्रांड्स। उसके बाद जिलेट, फिर सेकेंड हाफ ऑफ माई करियर इन PNG इट वॉज विद विक्स, अगेन अ वेरी वेरी आइकॉनिक ब्रांड। ऑल ऑफ दीज आर $1 billion ब्रांड। सो हम लोग आजकल जो बजवर्ड होता है ना, यूनिकॉर्न बनना है, $1 billion वैल्यूएशन लाना है, PNG, यूनिलीवर, ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक एक ब्रांड बिलियन डॉलर्स की सेल्स का रेवेन्यू कर रहा होता है, वैल्यूएशन तो उसकी दूर की बात है। ट्रू। And there are house of brands. There are at least 10-15 brands which are doing $1 billion of revenue globally. वाओ। So being a part of such an organization, working and some of the best marketing brains, people who have really built some iconic brands, worked on some interesting launches, consumers के बारे में समझना, कंज्यूमर से जाके उनके घरों में जाके बात करना। तो जैसे मुझे याद है कि क्योंकि मैं सिंगापुर से बेस्ड हुआ करता था और चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट था, तो हम लोग चाइना जाते थे हमारी टीम के साथ में, वहाँ पे चाइनीज़ कंज्यूमर्स के साथ जाते थे, उनके घरों में जाते थे, वो प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ हो रहा है, क्या उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब समझना। साथ में एक ट्रांसलेटर हुआ करता था, बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती है और हमको चाइनीज़ नहीं आती है। तब तक AI भी नहीं था। तब तो AI भी नहीं था। तो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर उनके जवाब चाइनीज़ में आ रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये करते करते हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली में एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट एट द वेरी वेरी फंडामेंटल कोर इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम फॉर अ कंज्यूमर एंड एडिंग सम वैल्यू इन देयर लाइफ। जी। सो बहुत ही बेसिक है ब्रांड बिल्डिंग, नो रॉकेट साइंस। ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट डेटा, कंज्यूमर रिसर्च, बट आप कंज्यूमर से बात करो ना, मतलब कंज्यूमर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में आपको बोलेगा यार मेरे चेहरे पे एक यहाँ पे एक स्पॉट है और मैं ऑफिस में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे चाहिए कि ये स्पॉट दिखे या ना। तो दिखे ना लगे ना, तो मुझसे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है ताकि लोग इधर ना देखें और मेरे को एज अ सो दीज आर लाइक पेन पॉइंट। सो 3 years I worked there, and then we were deciding that when should I come back from Singapore and join the family business. तो coincidentally 2013 end में my daughter was born. So and I took it again as a signal that I think now उसका upbringing अभी इंडिया में होना चाहिए with family, with जी। ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम लोग 2014 में वापस आए। उस टाइम पे अप्सरा आइसक्रीम वॉज स्टिल दैट वन स्टोर इन वालकेश्वर, एंड फूड भी था। और तब हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे, तो जो दूसरा ब्रांड जो आपने बोला कि आप आइसक्रीम खाने जाते थे, उसके ऑलमोस्ट 70-80 पार्लर्स उस टाइम पे हो गए थे। और अब 2014 में इट वाज मोस्टली अबाउट ऑफलाइन एंड पार्लर्स। तब ना कोई स्विगी जोमेटो था, ना क्विक कॉमर्स था, कुछ भी नहीं था। इस पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैं सेंट जोसेफ से पढ़ा हूँ, सेंट जोसेफ जुहू, या और हमारे ना बहुत करीब वो पहला उनका स्टोर खुला था, एंड इट वाज कॉल्ड द आइसक्रीम ऑफ जुहू स्कीम। या
उसको बोला जाता था। scheme, correct. एंड मतलब द टेस्ट एंड ऑल, देखे जो ब्रांड अच्छा है वो तारीफ करने लायक होता है। आई एम श्योर उसका आपका No, कॉम्पिटिटर है, absolutely. एंड आई एम श्योर आपने सीखा भी बहुत होगा उनसे। बट वो हमने वहां देखा, एंड व्हेन वी शिफ्टेड फ्रॉम जुहू टू ओशीवरा, तो हमने देखा कि लोखंडवाला में भी उनकी दुकान थी। और क्या होता है कि जब भी नया हम लोग जब जॉब में आए, मैं 2008 में जॉब में आया, तो सबको रहता है यार लाइफ में कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो पहले क्या होता है यार, एक बार से पूछते कि इनकी फ्रेंचाइजी मिलेगी क्या। और हम 3 दोस्त थे, हमने कोशिश करी, तो पता चला वो 8 किलोमीटर का उनका कुछ रूल था कि 8 किलोमीटर के दायरे में वो दूसरी फ्रेंचाइज नहीं देते। तो वो जो आइसक्रीम ब्रांड है उसने हमारे को बचपन से पकड़ा हुआ था, बिकॉज हम लोग का स्कूल पास में था, और उसने हर जगह हमें पकड़ लिया। मतलब अक्रॉस मुंबई उसका जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त था। In fact, no, I think one of the very humbling things about business is you should always learn जी all the good things, whatever there is to learn from your competition. तो मैं तो लोगों को आज भी बोलता हूँ कि जितना मैंने अप्सरा से सीखा है या जितना मुझे अप्सरा ने सिखाया है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे नेचुरल ने सिखाया है। श्योर। क्योंकि जब हमने शुरुआत किया तब उनके ऑलरेडी 70-80 स्टोर्स जी, थे, उनका एक बड़ा प्लांट था, उनका एक अच्छा खासा ब्रांड बन गया था जगह। लेकिन अगर मैं अप्सरा की बात करूँ तो वाल्केश्वर जहाँ पे हम लोग का स्टोर है, उसके बाहर कोई नहीं जानता अप्सरा के। जबकि मुझे ये याद है कि जब मैं सिंगापुर में था मेरी टीम के साथ, और तो मैंने पेपर्स डाल दिए थे, तो नेचुरली मेरा बॉस मुझे आके पूछेगा कि अभी क्या प्लान है, कहीं और जॉब यूनिलीवर तो नहीं जा रहा है कहीं कॉम्पिटिटर के पास। मेरा नहीं, आई एम जॉइनिंग माई फैमिली बिजनेस। तो उन्होंने पूछा कौन सा है, क्या है, तो मैंने बोला अप्सरा करके है। तो अच्छा क्या करते हैं, मैंने बोला आइसक्रीम्स बनाते हैं, ये करते हैं। तो बोला ओ लाइक नेचुरल्स। ओह अच्छा। So, तब वापस मुझे एक Click क्लिक हुआ यार कि सिंगापुर में बैठे बैठे नेचुरल्स लोगों को यहाँ भी पता है, जबकि अप्सरा किसी को नहीं पता है। एंड बट ऑब्वियस कि एक ही स्टोर है आपका, आप Yes. ऐसे एक्सपैंड नहीं किया हो, कुछ मार्केटिंग नहीं किया है, तो कैसे पता होगा। हम्म, बट ये भी देखा कि ये एक ब्रांड फेमस बन सकता है थ्रू स्टोर्स एंड पार्लर मॉडल्स Absolutely. एंड तो एज पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, तो अब यही करते हैं। तो वापस आया तो घर पे बात की कि आई थिंक नाउ इट्स बेटर कि हम वो जो फूड है, क्योंकि फूड में बहुत सारा वो बनाने का झमेला, शेफ़ अलग अलग हो जाते हैं, तो टेस्ट, तो किसी दिन अगर शेफ़ नहीं आए तो लोग बोलते हैं सांभर आज अलग लग रहा है कि शेफ़ नहीं है। तो अगर इस मॉडल के साथ में हम मान लो 20-25 स्टोर डालेंगे तो इट्स अ प्रॉब्लम। वर्सेज आइसक्रीम इज अ प्रोडक्ट यू कैन मेक सेंट्रली यस, एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द स्टोर्स, तो वो कंसिस्टेंसी और रहेगा, खराब भी नहीं होता, खराब भी नहीं होगा। तो डिसाइड किया कि अभी फूड को स्टॉप करते हैं और सिर्फ आइसक्रीम पे फोकस करते हैं। बट फिर अगेन चैलेंज वही था कि आपको वाल्केश्वर के बाहर कोई जानता नहीं है, तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। एंड उस टाइम पे थोड़ा सा तो डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं था रिसर्च के लिए, जो आज गूगल और एआई और जो इतना अवेलेबल है फ्रीली, वो नहीं अवेलेबल था। प्लस दूसरा है कि हमारे पास ऐसा कोई इन्वेस्टर या कोई फंडिंग नहीं था उस टाइम पे। और अगर मुझे स्टोर डालना है एक, तो उसमें कम से कम 25-1 लाख का सेटअप कॉस्ट लगता है। आपको इंटीरियर कराने होते हैं, फ्रीजर्स लेने होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो 20-25 लाख का एक कॉस्ट है। तो वो डालने के पहले यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जिस जगह पे हम लोग डालने वाले हैं तो वो सर्वे करके ज़रा एक अच्छा लोकेशन पिक करें ताकि रेवेन्यू आना शुरू हो। सही कह रहे बट अभी बॉम्बे इतना बड़ा है, वाल्केश्वर के बाहर हमको पता है कि भाई लोकेशन तो बहुत सारे हैं, बट सब जगह पे तो हम नहीं जा सकते बिकॉज इतना पैसा नहीं है। तो वी कैन लेट्स से वी हैव इनफ मनी फॉर 3 और 4 स्टोर्स जी। जो हम खुद से डाल सकें। वो कहाँ पे होने चाहिए, तो डेटा बेटा कुछ था नहीं। तो अगेन आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एन इंडियन एंटरप्रेन्योर इज you always have to have a jugadu mindset, and you always have to figure your way around, but never give up. तो मैंने क्या किया, और अगेन दिस स्टोरी इज लाइक वन ऑफ माई वेरी लाइक क्लोज फेवरेट्स ऑन हाउ आई वेंट अबाउट स्केलिंग अप्सरा फ्रॉम द फर्स्ट स्टोर। तो अब मुझे पता है कि मुझे पार्लर मॉडल डालना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम उसको कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन नहीं है, डार्क स्टोर नहीं है, तो मुझे पार्लर्स पे फोकस करना है। उस टाइम पे बॉम्बे में वन नेम वॉज वेरी पॉपुलर विच वॉज नेचुरल्स, और नेचुरल्स के करीबन 20-25 स्टोर्स है। तो मैं एवरी वीकेंड जाता था, जो भी नेचुरल्स का स्टोर है, तो लोखंडवाला में, या जैसे बोला आपने जुहू में, माटुंगा, पवई, थाने, ऐसे बोरीवली, बहुत सारे स्टोर्स पे जाया मैं। और क्योंकि आइसक्रीम इज़ अ इवनिंग, मतलब इवनिंग में क्राउड आता है, वीकेंड पे ज़्यादा आता है, तो मैं सैटरडे नाइट को वहाँ पे जाता था। ओके, पीक टाइम मतलब ऑलमोस्ट एकदम पीक। और फिर मैं क्या करता था, वहाँ पे रुकता था। जब स्टोर बंद होने वाला था करीबन 12 बजे या 12:30 बजे, मैं जाके अंदर जाके एक
आइसक्रीम का कप उससे खरीद लेता था और फिर वो मुझे उसका बिल देता। अब बिल पे बिल नंबर प्रिंट हुआ है, तो आपको ओ अच्छा, अरे वाह, तो मैं क्या करता, फिर वो बिल नंबर से आई वुड जस्ट डू सम बेसिक बैक कैलकुलेशन दैट ऑन एन एवरेज अगर 2 या 3 कप पर बिल बिके होंगे, 50 रुपये का उस टाइम पे था, तो मान लो पर बिल 100 रुपये का एवरेज होगा, बिल नंबर 300 है, तो 30,000 रुपये का धंधा इस स्टोर ने आज किया है, वाओ राइट? वाओ भाई, ये होता है एंटरप्रेन्योर ये मुश्किलात आती है जब आपको एंटरप्रेन्योर बनना यार, होता क्योंकि है। पता कैसे है, मैं जाकर बिल्कुल उससे सही। थोड़ी पूछूंगा भाई धंधा कितना हुआ, वो तो हाँ। मेरे को बोलेगा भाई क्या है, तू कौन कौन है, कहाँ से है। सो बट आई हैव टू फिगर आउट, राइट? राइट। तो ऐसे मैंने 12-15 स्टोर्स का डेटा निकाला, कहीं पे 20,000 का सेल हुआ है, कहीं पे 70,000 का सेल हुआ है, कहीं पे 1 लाख रुपए का सेल हुआ है एक दिन में। उस जमाने में बहुत बड़ी बात। सेलिंग अ 50 रुपी आइसक्रीम, इट मीन्स यू हैड ऑलमोस्ट 1,500 to 2,000 people coming at your store in a single day. व्हाट अ फुटफॉल। दैट्स अमेजिंग फुटफॉल। सो बॉस मुझे इधर ही करना है। मैंने घर पे जाके बोला कि देखो ये इतने इतने हैं, द पवई लोकेशन इज डूइंग फंटास्टिक बिजनेस, द किंग सर्कल माटुंगा इज डूइंग फंटास्टिक बिजनेस, लोखंड वाला जो आपने बोला अगेन डूइंग फिनोमिनल। हाँ, वहाँ तो लाइन लगती है, वो छोटी दुकान है, बहुत छोटी दुकान है, बट लाइक फिनोमिनल बिजनेस। तो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके मैंने फैमिली को बोला देखो ये 4-5 लोकेशंस हैं, वो घाटकोपर, बोरीवली, दादर, वो सब छोड़ दो, ये वहाँ पीक पे- लोकेशंस है। वहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी देके हम लोग वहाँ पे कर लेंगे, बट अगर हमको कंपनी के स्टोर डालने हैं खुद के, तो दीज आर द लोकेशंस वेयर यू शुड पुट। चलो ठीक है, बढ़िया है, चलो ढूंढो कोई ब्रोकर को बोलो कि कोई शॉप अवेलेबल है तो दिखाए, या और उसका भी ब्रीफ देते भाई नेचुरल्स के आजू बाजू में ही, मतलब क्योंकि लोग बड़े आलसी होते हैं। हाँ, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। इधर मिल गया तो 2 दुकान इधर या 2 दुकान इधर, वहाँ पे देखेंगे, तुमने 2 गली छोड़ के अगर दुकान डाली कोई नहीं आएगा। तो मैंने ब्रीफ दिया भाई इसके आजू बाजू में ही मेरे को चाहिए, और फिर ब्रोकर हमको दुकान दिखाने लगे, और फिर जो रेंट सुन के मेरे डैड को हार्ट अटैक आया क्योंकि 25-30 सालों से हमने एक जो शॉप पे बिजनेस किया है, बट वो खुद की खुद की शॉप पे रेंट दिया ही नहीं कभी। कभी रेंट नहीं दिया, कभी लैंडलॉर्ड, हमारे ऊपर कोई लैंडलॉर्ड नहीं रहा, तो अरे इतना रेंट है, प्लस तुमको 3-4 लोग लगेंगे, उनकी सैलरीज, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, मिसलिनियस कर करके महीने का ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। तो इसमें से तुमको 50 रुपये की आइसक्रीम तुम बेच रहे हो, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालो, पैकेजिंग मटेरियल ये वो निकाल के तुम्हारे पास हाथ में 15-20 जो 20 रुपये बचेंगे, तुमको 10,000 कप्स बेचने पड़ेंगे पूरे महीने में, तब जाके ये कॉस्ट रिकवर होगा, प्रॉफिट तो दूर की बात है। सो at that point of time it seemed a very 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 risky proposition to everybody. तो मैंने बोला देखो थोड़ा सा रिस्की है, आई एग्री, बट दिस इज द ओनली वे आउट ऑफ वालकेश्वर, बिकॉज यू कांट सिट हियर एंड एक्सपेक्ट टू बिल्ड 100 करोड़ बिजनेस, तुमको और जगह पे एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। तो डेयरिंग करके हमने किंग सर्कल में एक स्टोर डाल दिया माटुंगा में, बट अभी ऐसा नहीं है कि वो डालने के 2 महीने में तुमको धंधा बने, तो पहले 3 महीने तो आपको लग जाता है स्टडी बिल्ड किया है। उसके बाद मैंने बोला चलो एक ही हमने डाल दिया है, चलो अभी हम दूसरी स्टोर डालते हैं पवई में और थाने 5 पखाड़ी में। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा था तो रेंट वाज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली इवन मोर हायर। तो जैसे जो किंग सर्कल का जो शॉप था उसका अराउंड 75-80,000 का रेंट होगा, फिर जो 5 पखाड़ी का शॉप था उसका 90,000 रेंट था, और जो पवई का शॉप था उसका 1.5 लाख या 2.25 लाख रुपया रेंट था। तो सब घर पे बोल रही है इसकी मती मारी गई है, खोपड़ी घूम गई है, इसको लगता है कि ये सिंगापुर से आया है, IIM की डिग्री है, तो कोई जादू की छड़ी घुमा के, मतलब जैसे लोग सिंगापुर जाते हैं तो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करते हैं, आई थिंक आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे। रुपीज ही गिन रहा है कि डॉलर गिन रहा है मतलब क्या गिन रहा है, सही गिन रहा है लेकिन तू कन्वर्जन भूल गया। मैंने बोला नहीं, सब पेशेंस रखो, एंड द फर्स्ट 6 months, सो नाउ अगेन दिस इज वन ऑफ द चैलेंज यू फेस एज एन एंटरप्रेन्योर, दैट व्हेन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू एंड दे आर डाउटिंग यू दैट जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या, and some parts of the family or some of the other people are waiting for you to fail जी, के they are setting you up for failure, वैसा है। the moment you fail, जैसे देखा बोला था इसने सुना नहीं, and that is the time when you have to really motivate yourself, get your act together, and you should tell that boss, no, what I'm doing is right. Rome wasn't built in a day. Naturals has taken so many years to be where they are. Ironically, they opened in 1984. You guys have started in 1971. So despite having a 13-year head start with this brand, how are they doing more business than you? सही कह रहे हैं। Correct. तो मतलब कुछ उन्होंने किया है जो हमने नहीं किया, तो अभी वो जब जागे तब से सवेरा, तो मतलब अब से शुरू करते हैं, उसमें क्या हो गया।
अच्छा, आप जब ये हाँ। कर रहे थे तो आपका वो जो अप्सरा वाला बिजनेस है उसमें आपके फादर भी हैं, आपके चाचा जी भी हैं, Yeah. एंड कभी ऐसे हुआ कि मतलब कभी रिलेशन में ऐसे कि चाचा पापा का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं इसको मत करने दो, बच्चा है अभी तो नया नया सीख के आया है? बहुत एंड मतलब हु फेवर्ड यू मोर, योर फादर और योर माय चाचा? फादर ओके। माय फादर बिकॉज सी अभी कैसा होता है ना अगेन द थिंग विद फैमिली बिजनेसेस इज इट इज हैंडेड ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन लाइक फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर एंड दे स्टार्टेड फिर मेरे अंकल और मेरे डैड आए अब मेरे डैड के सो मी एंड माय ब्रदर नाउ माय अंकल डजंट हैव एनी मेल मेंबर ऑफ Okay. द थिंग टू जॉइन तो द कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उनकी तरफ तो से? उनको क्या लगता है कि बिकॉज इसका बेटा है तो ही विल ऑलवेज फेवर him and he will allow him to do things even though it might cause loss to the business. So जी। that conflict was always there. So तो आप उसको ठीक रिजॉल्व कैसे करते हैं? बिकॉज ये तो बड़ा इमोशनल पॉइंट है ना, यहाँ तो लॉजिक चलता नहीं है। तो नहीं चलता है बट you have to so the best way to silence anybody or critics is the proof परफॉर्मेंस है। performance. But I know के उसमें भी time लगेगा। struggle है, उसको टाइम लगने वाला है थोड़ा टाइम लगेगा तब तक के लिए क्या करना है. So I would kind of just shut the noise and I would stay out of the house and I would stay in the parlor and समझ वहाँ पे टाइम करके और जैसे वो 12-1 बजे बंद होता है फिर मैं घर थे तब तक सब सो गए होते थे. फिर सुबह कोई उठा उसके पहले मैं फिर से निकल जाता था एंड देन आई वुड जस्ट काइंड ऑफ वगैरह मेरे डैड को बोला पीछे जो भी हो रहा है आप बात करो जो करो वो करो कुछ रहेगा तो मुझे बोलना बाकी लेट मी जस्ट डू माय एंड थिंग. जैसे आपको सक्सेस मिली तो फिर आपको मिला कि अपने अंकल से, फादर से कि नहीं चलो आई थिंक अपने Yeah. अच्छा के लेट्स। तो उसको अभी भी टाइम है तो जैसे मैंने पवई में स्टोर ओपन किया उसके बाद मैंने आई सेड दैट आई वांट टू डू वन लास्ट बेट. लोखंड वाला इज द स्टोर विद द मैक्सिमम बिजनेस नो डाउट। नेचुरल्स का और जी। वहाँ पे तो हमने अभी तक गए ना हम जा रहे हैं यहाँ पे तो मुझे लोखंड वाला में स्टोर डालनी है तो वहाँ पे एक ब्रेड क्राफ्ट करके एक फेमस है रोल्स वाला है वहाँ पे उसके बाजू में एग्जैक्टली हमने तो उस टाइम पे शॉप देखी और एज यूजुअल बैठे और सब डिस्कस किया तो रेंट आया 3 लाख. अरे देखो आपका भी वैसे मैं बोलने वाला था कि बहुत महंगी जगह है, पर मेरे को लगा शायद 2 लाख के आसपास होगा, जब वही 1.5 लाख है तो 3 लाख तो बहुत स्टीप है। क्योंकि क्या होता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उसमें जीएसटी भी लगता है. जी जी। तो जीएसटी 18% या टैक्स या जो भी वैट तो 2.5 लाख, हाँ, उसमें वैट होता था। 12.5% वैट सर्विस टैक्स और सब करके पूरा एक फिगर जो आया था वो 3 का उसने कोड किया था. नेट थोड़ा सा बार्गेन करा के 270 पे हमने क्लोज किया बट दैट वाज स्टिल 1.5 times more than what we were paying in पवई. और पवई अभी तक ब्रेक इवन के नंबर पे आया नहीं था. तो आई फेस द लाइक सॉरी यू कैन नॉट डू दिस लाइक देयर वाज अ मैसिव रेजिस्टेंस एट होम कि यार ये 3 स्टोर्स हमने किए हैं वो तो पैसे बना नहीं है इसको चौथा स्टोर डालना है वो भी इतने हाई रेंट पे क्या करेंगे. दिस वाज सितंबर 2015. अच्छा आई हैड जॉइंड इन सितंबर 2014. अच्छा, 1 साल के अंदर? हाँ. तो तीन ही स्टोर डाले थे हमने. 1 साल हो गया था मेरे को 3 ही स्टोर डाले. पहले तो 6 मंथ्स मैंने सिर्फ सीखा कि ये क्या स्टडी किया तो और हमने मार्च 2015 से मैंने स्टोर डालने शुरू किए थे. तो सितंबर 2015 की बात है गणपति का था तो इट वाज इन द 7th और 8th डे ऑफ गणपति. आई जस्ट टुक माई डैड आउट एट अराउंड 9:30 PM फॉर अ वॉक बिकॉज दिस वॉज गेटिंग टू मच फॉर मी कि यार रोज कुछ ना कुछ आ रहा है वहाँ से. एंड देन आई टोल्ड हिम दैट ये मेरे एंड से एक लास्ट रोल ऑफ द डाइस आपको समझना समझ लो. वी विल डू दिस एंड आई विल नीड 6 months ऑफ टाइम. If this doesn't click, and these are like my words to him that if this doesn't click, I will go back to a job. क्योंकि रेंटल स्टोर्स बंद करके अगर जो एक ही फैमिली बिजनेस वाला जो वालके चला तो फिर आपकी क्या जरूरत है? तो फिर 3 लोग और 4 लोग में तो खाली इतना ही प्रॉफिट है वो डिवाइड होता जा रहा है. इज बेटर दैट मैं जब सिंगापुर से छोड़ के आया था तो मैं इफ आई कन्वर्ट इट इन द डॉलर टू रुपीज टर्म माई सैलरी वॉज समवेयर अराउंड 75 lakhs to 1 crore के रेंज में था उस टाइम पे. मैं वो छोड़ के आया हूँ तो मेरे तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे उसमें जोड़ना है. तो अगर ये नहीं हो रहा है 6 महीने बाद देन देर इज नो पॉइंट इन मी जस्ट डिवाइडिंग द प्रॉफिट विद इन दिस थिंग. आई विल गो बैक एंड आई विल probably earn more 3-4 lakhs 5 lakhs per month in India. So I gave myself that last roll of the dice with फिर तो जो हाथ पैर मारे तब नया जोमेटो वहाँ पे उस टाइम पे शुरू हुआ था एज नॉट एज अ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बट एज अ डिस्कवरी रेस्टोरेंट डिस्कवरी. सो आई यूज्ड टू कॉल दी जोमेटो इन्फ्लुएंसर्स टू द शॉप टू मेक देम ट्राई कि भाई देखो नेचुरल से बेटर है, कहानी बनाई है क्या, और वाकई में बेटर था.
So at one point of time, the Powai store was rated 4.9 on Zomato through all of these efforts. And then the Christmas and New Year वाला जो सीन है, तो New Year is crazy in Powai and लोखंडवाला, मतलब 4-4 बजे तक हमने गेड़ी मारी है रात को बहुत हाँ। न्यू ईयर्स पे। उस टाइम पे तो जैसे हम लोग का मान लो डेली एवरेज 20 हज़ार का होता था सेल, वहाँ पे 15-20 हज़ार का सेल होता था। तो 31st के दिन हमने स्टॉक भेजा, अज्यूमिंग के 2x होगा, तो सुबह स्टॉक भेजा, दोपहर तक ख़त्म, 4 बजे तक ख़त्म हो गया, मतलब 4 बजे तक ख़त्म हो गया, और मैंने सेल देखा 30,000। मैंने ये तो 2x एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे को लगा पूरा दिन में होगा, ये तो 4 बजे ही हो गया। तो मैंने फैक्ट्रीज हमारा थाने में उस टाइम पे छोटा सा हमने सेटअप किया था, वहाँ से थोड़ा सा और स्टॉक मंगाया, वो 8 बजे तक ख़त्म। मैं सेल देख रहा हूँ 70,000। मैंने बोला अभी 8 ही बजा है और अब तो लाइन लगने वाली है। राइट। तो आई जस्ट कॉल्ड माई वाइफ, आई कॉल्ड माई ब्रदर इन लॉ वॉज देयर, क्योंकि मेरे डैड और मेरे भाई तो वहाँ पे वालकेश्वर स्टोर पे बैठे थे और दूसरे स्टोर पे बैठे थे। मैंने बोला भाई आओ, यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो रही है, 2 ही स्टाफ है मेरे पास, मैं हूँ, मेरी हालत टाइट है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ प्लांट पे, वहाँ से रात में से कोल्ड रूम में से और थोड़ा सा स्टॉक उठा के जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे और कुछ तो रात में और हल्ला होने वाला है। तो स्टॉक और लेके आए करके अभी अंदर जगह थी पैर रखने की, इतने लोग ठूस के भरे हुए थे। तो मैंने बाहर ही सब स्टॉक रख के मैं खुद बाहर खड़ा रहा, छोटा सा एक कैश काउंटर पे पैसे लेके, और वहीं बेचना शुरू कर दिया डब्बे। तो अंदर जो घुस गए वो अंदर से लेके जा रहे हैं, और जिसको अंदर लाइन में नहीं वो बाहर से लेके उठ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर लाइन देख के लोग नेचुरल में चले जाएंगे तो मैंने बोला मेरा तो लॉस हो गया। तो मैं बाहर ही मैंने बेचना शुरू कर दिया, एंड वी वर सेलिंग टिल 2 AM 3 AM एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग आउटसाइड एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्राउड। एंड फिर हमने लास्ट में काउंटर देखा कि कितना हुआ क्लोजिंग का, तो 1.5 लाख रुपए का सेल हुआ। वाओ, 7 times what we had expected. And almost all the flavors were empty, और फिर भी लोग बोल रहे थे वो थोड़ा सा ना ऐसे खुर्च के दे दो। करके चलेगा, पैसे मत देना, फ्री में दे दो, बट कुछ तो दो, हम आए, हमको आइसक्रीम खाना है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल के। एंड आई जस्ट लव्ड दैट डे, 31st December 2015. Like I remember I was there at 4 AM and I was still not tired, and we were just amazed by the fact that we were able to do what in one day, which we have never done this much sale in one single day, even at Walkeshwar store. And I think that was now the turning point. उस टाइम से लेके फिर जो ग्रोथ आई, then we started giving franchisees, लोगों को पता चला ब्रांड के बारे में, तो इंक्वायरी जाने लगी, and all of that. And to cut a long story short, we opened our 100th store in Ville Parle East, next to Naturals, my favorite brand, on Gudi Padwa 2020, and that was our 100th store. अरे वाह। सो 2015 से 2020 5 साल के अंदर हमने 3 या 4 स्टोर से 100 स्टोर्स का जर्नी तय किया। एंड आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक व्हेन आई केम फ्रॉम सिंगापुर, एंड माय ग्रैंड मदर वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, माय ग्रैंडफादर हैड पास्ड अवे। शी यूज्ड टू से, गुजराती में एक कहावत होती है कि बेटा तू सिंह करीस के सियाड़ करीस, कि तू शेर बनेगा या सियाल बनेगा, फॉक्स। इट्स लाइक या तो इस पार या उस पार वाला। मैंने बोला હું તો સી તમારો છોકરો છું, તમારો પોતો છું, હું તો સી બનવાનો છું। એ કેવી રીતે કે હું 100 दुकान करीस, मतलब उस टाइम पे मैंने ऐसे ही कमिटमेंट करा कि 2014 में आके कि हम 100 स्टोर्स करेंगे, एंड बाय 2020 दैट वाज अ रियलिटी। वाओ। एंड देन आई थिंक नोबडी हैज एवर क्वेश्चनड। फिर मैं बोलता कि हमको बड़ा प्लान डालना है, अरे किरण बोल रहा है करो। मैंने बोलता हमको डार्क स्टोर्स करने, अरे किरण बोल रहा है करो। तो वो कहते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे कि लेट द बैट डू द टॉकिंग। लेट द बैट डू द टॉकिंग। ग्रेट। किरण भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपके स्पेस, फिर आपका जर्नी 22 पे आया, और आपने क्या ऐसा देखा कि देन यू सडनली इतना बना बनाया ब्रांड, अब 100 से 1000 करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता, यू कुड हैव एंटर्ड इनटू दिल्ली मार्केट और भी बहुत सारी मार्केट्स थी, तो आपने क्यों सोचा कि अब ये बंद करते कुछ और चालू करते हैं? जो स्पेस तो सेम था, मतलब आइसक्रीम ही था, करेक्ट, जैसे आपने कहा कि रगों में आइसक्रीम बहता है, बट क्यों ये शिफ्ट किया जब आपके पास ऑलरेडी अच्छा बिजनेस था पीछे? सो ऑल दी जो एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन जो था कि मार्च 2020 में 100 स्टोर ओपन किया है, ऑल केम डाउन टू जीरो विद इन 2 weeks जब लॉकडाउन आया, कोविड आ गया। सो 100 स्टोर ओपन करने के 2 week ही बाद लॉकडाउन आ गया, राइट? एंड at that point of time we faced we came to know the flip side of what we considered to be our strength, कि हमारे पार्लर्स ही हमारी वीकनेस बन गए थे।
क्योंकि अब गवर्नमेंट बोलता है कि कोई बाहर निकल के आइसक्रीम नहीं खा सकता, तो सारे शटर्स डाउन. तो एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ द कोविड वेव्स, द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव, केम इन द पीक समर सीजन. ओह यस. तो मार्च अप्रैल 2020 में पहला लॉकडाउन आया, और जब दूसरा आया वो भी 2021 अप्रैल और उसमें आया था. एंड आइसक्रीम एज अ इंडस्ट्री समर में ही मैक्सिमम आपका बिजनेस होता है. तो अगर समझिए साल भर की 100 रुपए की सेल्स है तो 4 महीने में कितनी हो जाती है? तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू हैपेंस इन द 4 months. Wow. तो उतना सीजनैलिटी इम्पैक्ट आता है वहाँ पे. एंड दोनों टाइम पे उसी टाइम पे लॉकडाउन आया, एंड यू आर सपोज टू द स्टोर्स वर क्लोज्ड. इट वाज अ नाइटमेयर ऑफ अ टाइम टू नेगोशिएट विद द लैंडलॉर्ड्स. देखो यार, धंधा बिल्कुल नहीं है, आप प्लीज़ रेंट में वेवर दो. प्लस स्टोर के स्टाफ, फैक्ट्री वर्कर, कुल मिला के 200 से 250 लोगों का हमारे पास अक्रॉस इंडिया स्टाफ था. अब दे आर इन अ वे डिपेंडेंट ऑन अस, सो वी कांट से दैट बॉस वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू सैलरी बिकॉज हमारा सेल्स लॉस है. तो जेब से डाल के भी हम उनको देखे कि भाई आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुलेगा, तो एवरीबडी वाज वांटिंग टू गो टू देयर विलेजेस, क्योंकि वहाँ पे भी उनके फैमिलीज में. तो कोविड का क्या था, इट वाज मोर ऑफ फियर अलॉन्ग विथ फियर ऑफ अननोन था कि क्या होगा, क्या हो रहा है, कोविड कोई छींक रहा है तो उसको कोविड हो गया, ये कुछ भी हो गया. सो आई सेड कैसे भी करके हमने सबको लाइक फैक्ट्री में भी एक क्वारंटाइन करके 2 महीने तक सबको खाना पीना ये ना सब दिया, so that the day the lockdown opens we are back to we don't have to again call everybody from the village, and we are, because anyways we have lost 2 months of business. Then two things happened in COVID, after COVID and during COVID. One was a lot of people started, क्योंकि देखो खाना तो है ही हमको, या कुछ चाहिए, घर पे भी बैठे हैं तो कुछ चाहिए, तो lot of people said okay, अगर if we cannot go out but at least government is allowing you to order online, so people started ordering on Swiggy and Zomato. People started ordering other stuff from so online adoption and online shopping became like increased. And even after the lockdown was lifted, तो जो previously हमारा 70-30 split हुआ करता, 70% offline revenue, 30% on Swiggy and Zomato, वो लॉकडाउन के बाद 50-50 या in some cases उल्टा भी हो गया कि 40% ऑफलाइन और 60% ऑनलाइन. मतलब अब लोगों को आदत पड़ गई, बिहेवियर चेंज हो गया completely. That was one. Second, now people realize that boss, I need to take care of my health. Because in the second wave especially, the younger people like in their 30s, 40s, in the 40s, so second wave were more fatal for this age group. Right. So and now अभी suddenly क्या हो गया, सब घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, पड़े हैं, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, बाहर का खाना हो रहा है, तो लाइफस्टाइल हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. So now people are becoming more conscious that now I need to be careful about what I'm eating. I need to start controlling my sugar. I need to start watching my calories. I need to तला हुआ कम खाओ, मैदा. All of this started happening. अच्छा, रील्स भी बहुत आने लगी उस टाइम पे. हाँ, लोग एजुकेट कर रहे थे और देख भी रहे थे. एंड उस टाइम पे थोड़े से ब्रांड्स ऑलरेडी जीरो शुगर लो कैलोरी में आना शुरू हो गया था. प्लस a lot of investors were now also funding companies which were operating in a better for you. तो हम इसको बोलते हैं better for you category. जहाँ पे एक existing category है like an ice cream, उसमें अगर मैं शुगर निकालूंगा और उसके बदले कुछ better ingredient डालूंगा which is less calories and तो वो आपके लिए better for you हो जाता है. तो वैसे नमकीन में, ब्रेड्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जूसेस में, सब जगह में थोड़ा सा better for you का ट्रेंड आना शुरू हुआ. एंड people are now adopting even in अप्सरा. तो अप्सरा में जैसे हमारे पास शुगर फ्री ऑप्शंस हुआ करते थे, लाइक 4-5 साल पहले ऐसे हुआ करते थे. नाउ सडनली वी सॉ पीपल आस्किंग मोर शुगर फ्री. तो वो जो ऑफटेक था वो ऑलमोस्ट 20% शुगर फ्री से आना शुरू हो गया. So then I realized that I need to kind of also have to cater to this kind of public, because from here for the next 5 years this is going to really take off. But वो आप एक existing brand जो known है for your real like sugar वाला या वाला, तो उसके इंडल्जेंस पे ले था वो, आप इसमें नहीं कर सकते, तो आपको एक नया ब्रांड करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे फिर अगेन ग्रोथ के लिए यू ऑल्सो नीड कैपिटल, एंड द फैमिली वॉज अगेंस्ट रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल के जो भी है इतने में ही करो. तो उसके पहले ग्रोथ आई थी बिकॉज फ्रेंचाइजीज वर विलिंग टू पुट मनी एंड तो इट वाज अ कंप्लीटली फ्रेंचाइज लेड मॉडल. बट आफ्टर द पैंडेमिक the franchisees realized that now the return on investment on putting up an ice cream parlor is not that great.
So the number of franchise inquiries started coming down. जिनके पास एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज थे बोल रहे कि यार ये अभी मेंटेन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, हाँ। आगे के लिए हमको नहीं. So it means that now your growth has stopped. So now you have to either raise capital or you have to pivot to some dark story or online model. But either ways you will need to raise some capital. For with the family was against नहीं ये हम लोग लोन चाहिए तो बैंक से ले सकते हैं बट कोई इन्वेस्टर कैप टेबल पे आएगा फिर वो हमको बोलेगा कैसे चलाना ऑल ऑफ दैट थिंग विल हैपन. हाँ वो नहीं चलता. टिपिकल माइंडसेट था वो नहीं था. So I said, okay, then let's do one thing. This business, has grown very well, but I feel from here, the journey will be very difficult if you don't raise capital or if you don't pivot to some different model. तो अगर वो नहीं करना है, then I think let's part ways. I will start another company and another different core proposition, and the family can continue running Apsara at the the whatever pace you want, comfortable with. So with that in mind, in December 21, not even December, I think November 21, I incorporated the new company and started working on Go Zero. Very focused that this is going to be a guilt-free brand. This is going to give you the same indulgent taste like an Apsara, like a Naturals, like whatever ice cream you have enjoyed growing up with, but without the calories, without the sugar, in a way that you can kind of worry, not worry about any health-related concerns or just enjoy ice cream for what it is. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया ना आइसक्रीम किसको नहीं पसंद. हाँ सबको पसंद है. बच्चों से लेके बूढ़ों तक एवरीबडी लाइक्स आइसक्रीम. किसी को फ्रूट पसंद है, किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, किसी को कप पसंद है, किसी को कोन पसंद है, सबको पसंद है. तो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है विच गिव्स यू हैप्पीनेस. व्हाई शुड देयर बी गिल्ट इन इट? सो विद दिस इन माइंड आई स्टार्टेड Go Zero. तो मैंने जब आपका एपिसोड देखा शार्क टैंक पे, तब तक रैंडमली मैं ढूंढता रहता था और कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं डेवलप कर पाया मैं किसी के साथ भी. ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, चलो इनका भी ट्राई कर लेते हैं. जब मैंने आपको पहली बार देखा शार्क टैंक पे, मैंने बोला यार द कन्विक्शन विच यू हैड व्हेन यू स्पोक अबाउट Go Zero, आपने पूरी कैटेगरी के बारे में बात करी, फिर आपने बताया कि ये इसका फ़ायदा है, ये ऐसा है, हम क्यों यूनिक है. आई थिंक उसके बाद मैं वो हो गया, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ लॉयलिस्ट टू दिस ब्रांड की चलो अगर मुझे मतलब जीरो शुगर खाना है तो मैं यही खाऊंगा और कोई नहीं खाऊंगा. एंड मेजरली अब जीरो शुगर ही खाना है. यस, पुरानी यादें होती हैं तो कभी कभी हम पुराने वो चले जाते हैं फॉर ओल्ड टाइम सेक. बट मेजरली हम अब, मैं भी पर्सनली, मेरी फैमिली भी पर्सनली, हम Go Zero पे आ गए हैं फॉर जीरो शुगर. नाउ जब आप शार्क टैंक गए तो शार्क टैंक में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हुआ? कैसे उन्होंने आपको सिलेक्ट किया? आप रीच आउट कैसे किए? क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड चला रहे थे, कहीं उनका रेजिस्टेंस तो नहीं था कि एक बड़ा ब्रांड से आए हैं. और मतलब वो प्रोसेस कैसा था? इसके पीछे भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मैंने डिसाइड किया कि फैमिली बिजनेस से निकल के खुद का कुछ करना है, तो वो मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर 21 चल रहा था. शार्क टैंक का सबसे पहला सीजन जो आया, उसका एपिसोड जो एयर हुआ वो दिसंबर 2021 में एयर हुआ. वहाँ से शुरू हुआ. एंड आई वॉज, जब मैं इस पे भी काम कर रहा था Go Zero पे, तब मैं वो देख रहा था एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड. यार somebody who wants to build a खुद का बिजनेस बनाना है या कुछ करना है, वो आ रहा है, 4-5 जजेस बैठे हैं जिन्होंने खुद का एक बड़ा कंपनी बनाया है, बड़ा ब्रांड बनाया है, वो आपकी आइडिया सुन रहे हैं, वो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं और फिर आपको फंडिंग दे रहे हैं. और वो जो पहला सीज़न था उसके आई थिंक पहले या दूसरे वीक में ही एक हेल्दी आइसक्रीम ब्रांड ऑलरेडी आ गया था. हाँ. तो मैं तो देख ही रहा हूँ कि यार मैं तो ये इसमें बनाने वाला हूँ और ये टीवी पे आ रहा है. और तो उस दिन दिमाग में रखा था कि एक दिन इस मंच पे मैं भी जाऊँगा. वाह. राइट. बट कब जाना है वो तो मेरा कोई भी लाइक मूव मैं सोच समझ के करता हूँ कि कब जाना है, कब अप्लाई करना है, ऑल ऑफ दैट. तो 2021 में तो अभी ब्रांड पे काम चल रहा है, ब्रांड नेम सोचा गया है, पैकेजिंग पे काम हो रहा है, प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, और 2022 में उसको हमने लॉन्च किया. तो वो वाला सीज़न गया. उसके बाद आया 2023. अब 23 में क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं था. मतलब हम जस्ट बॉम्बे, दिल्ली में अभी तक नहीं थे, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, तो वेस्ट और साउथ मार्केट्स में ज़्यादा था हमारा. नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था. ये आप कैसे चुनते हो अभी? जैसे अब तो डेटा पॉइंट्स आ गए होंगे, तो कैसे आप डेटा चेक करते हो कि मेरे को यहाँ पे ओपन करना चाहिए? सो अगेन मेरा अप्सरा का एक्सपीरियंस मुझे काम आया. तो अप्सरा में हमने बॉम्बे एंड पुणे एज अ मार्केट कवर किया था.
बैंगलोर एंड हैदराबाद ऐसा मार्केट कवर किया था, दिल्ली एनसीआर हमारा बाकी था। तो मुझे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर, इनके सारे एरियाज पता है कौन से है, कहाँ पर है, क्या करना है। तो नेचुरली आई विल यूज़ दैट टू माई एडवांटेज, और हमने बॉम्बे से शुरू किया और फिर बैंगलोर गए, वहाँ पे किया। तो 2023 वाला जो भी शार्क टैंक सीज़न 3 आया, तो उसमें भी मैंने बोला कि यार क्या होगा, हम टीवी पे तो आ जाएंगे और लोग ढूंढेंगे आपको, लेकिन अगर वो ऑर्डर नहीं कर पाया तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, धंधा नहीं बढ़ेगा, राइट। और इट्स अ हिंदी शो, तो प्राइमरीली नॉर्दर्न में उसका, दिल्ली एनसीआर में व्यूअरशिप ज़्यादा होता है। तो पहले ये मार्केट पे हम लॉन्च करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, फिर जाते हैं। तो हमने सारा क्विक कॉमर्स के साथ ऑनबोर्डिंग किया, सारे फ्लेवर्स, सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जमा दिया, और महीने का हमारा कुछ 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू आ गया था। और फिर बोला अब अप्लाई करते हैं। तो जून 24 में जब उनका सीज़न 4 का एप्लीकेशन शुरू हुआ, सो द प्रोसेस इज़ सेम फॉर एवरीबडी। एक ऑनलाइन फॉर्म जो है जिसमें आपके कंपनी का कब शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, फाउंडर्स के बारे में बताइए, कैप टेबल में कौन कौन है, इन्वेस्टर है नहीं है, आपका रेवेन्यू क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में लेते हैं। एंड सीज़न 4 में मेरे ख्याल से 20 से 22 हज़ार एप्लीकेशंस पैन इंडिया 20,000 या एप्लीकेशंस आए थे। वो एप्लीकेशंस फिर एक उनकी स्क्रीनिंग टीम होती है जो उसमें से डिसाइड करती है कि इसको आगे लेके जाना, इसको आगे नहीं लेके जाना, या इसको नेक्स्ट राउंड में लेके जाते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट राउंड होता है, वो एक टेलीफोनिक राउंड होता है। सो देन देयर टीम विल कॉल यू एंड आपने जो फॉर्म में डिटेल्स डाले हैं उस पर थोड़ा सा आपको और डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं कि सही है नहीं है, थोड़ा सा डेटा आपके पास से मंगाते हैं। तो वेटिंग करते हैं बेसिकली, वेटिंग करते हैं कि भाई ये सही है, इंटरेस्टिंग है। थोड़े से और क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, आपके पर्सनल जर्नी के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, बिजनेस में क्यों गए आप, जॉब में क्यों नहीं थे, ऑल ऑफ दैट। तो वो सेकेंड राउंड ऑफ स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद लास्ट के मेरे हिसाब से 1500 या 2000 लोगों को एक मॉक ऑडिशन देना पड़ता है। अच्छा। सो दे हैव ऑडिशन सेंटर्स, तो बॉम्बे में, बैंगलोर में, दिल्ली में, बड़े बड़े सिटीज़ में उनका टीम आएगा वहाँ पे। ऑफ कोर्स द रियल शार्क्स वोंट बी देयर। हाँ, मैं समझ गया था। बट उनके डेटा टीम जो रहेगी, दे विल कॉल यू इन अ रूम, और वो आपसे पिच करवाएंगे। जैसे अगर आप मान लो आप टीवी पे पिच कर रहे हो, जो आप कैसे पिच करते हैं, देन उन क्वेश्चन आंसर्स होगा जस्ट टू सी कि प्रेजेंस कैसा है, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, अगर कुछ क्वेश्चन आया तो फंबल करेगा नहीं करेगा। तो दैट इज द थर्ड राउंड, एंड उसमें से 150 लोग फाइनली दे मेक इट टू द टीवी राउंड। ओह, और उसमें एयर भी सारे नहीं होते? उसमें से भी एयर सारे नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोगों को, फॉर एग्जांपल, ये तो एक श्योर है कि जिसको डील मिलता है तो उनका तो एयर होगा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। जिसको डील नहीं मिला है उसमें से भी कुछ कुछ एपिसोड्स एयर हो जाते हैं, बट देयर आर सम जो एयर नहीं हो पाते। तो बेसिकली 22,000 में से 40 एक लोग ही एयर हो पाते हैं, एंड विनिंग में तो शायद 10-15 लोग से ऊपर नहीं, आई थिंक अक्रॉस द एंटायर सीजन 150 जितने लोगों का एपिसोड एयर होता है। ओके, और उसमें से विनिंग आई थिंक 20% टाइप्स, 30 लोग टाइप्स। आई थिंक मोर देन हाफ को डील मिलती है, मतलब ऑन एयर डील मिलती है। उसके बाद जब ड्यू डिलिजेंस होता है, उसमें से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। कभी किसी ने डेटा सही शेयर नहीं किया होता है टीवी पे, या कभी टीवी पे आने के बाद वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग फिर से रीनेगोशिएट करते हैं। सो फॉर अ लॉट ऑफ फाउंडर्स इट इज़ द फर्स्ट टाइम डूइंग दिस, तो ड्यू डिलिजेंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई थिंक, आई नो फॉर एग्जांपल, आई थिंक सीजन 4 के मेरे साथ जो वाले जो कुछ कंटेस्टेंट थे जिनको डील मिली थी, उनका अभी तक पैसा बैंक में आया नहीं है। तो ऐसा भी होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। थैंकफुली मेरे केस में अमन से मुझे पैसा तुरंत आ गया, एंड ही इज़ बीन अ वेरी गुड शार्क। वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड उन्होंने पूछा धंधा कैसा चल रहा है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता, कुछ नहीं है तो सही है। तो दैट वाज वेरी चिल। एंड मेरे केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, दैट आफ्टर द एपिसोड नमिता थापर रीच्ड आउट टू मी। शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैनल। हाँ, मैंने देखा था, राइट। तो उस पैनल में वो नहीं थी, बट उनको प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड शी वाज अ कंज्यूमर ऑफ GoZero पहले से। उन्होंने मुझे पहले ही, पीयूष ने भी कहा था कि वो पीयूष भी तो, एंड इनफैक्ट व्हेन मैंने अप्सरा का नाम लिया तो अप्सरा भी बहुत ही फेमस था, तो विनीता एंड एवरीबडी दे हैड अप्सरा आल्सो। सो मतलब मैं रडार में था उनके पहले से। एंड व्हेन शी रियलाइज दैट अमन हैड गिवन, एंड शी इज़ वेरी क्लोज विद अमन, तो she called me up saying that, Kiran, I know I was not part of the panel,
but your product is very good. Very excited to be a part of a journey. Whatever you feel, whatever check size you want, I am willing to be a part. But अरे वाह। please have me on the cap table. And she was so sweet that I just couldn't say no. So I think even Namita is now part of the Go Zero investor cap table. So मैंने एक चीज़ देखी जब मैं एपिसोड देख रहा था कि अमन ने बोला कि आपने 1% के लिए 1 करोड़ मांगा था, अमन ने कहा 2%, फिर आपने कहा कि इसको हम क्लोज करते हैं 1.5% पे, विच विल मतलब काइंड ऑफ बी अ बिट लोअर देन माय लास्ट राउंड। और आई थिंक अमन वाज लाइक अरे वाह यार, उनसे सस्ता मिल रहा है, मेरी चौड़ हो गई, मेरे को बस इतना ही चाहिए। तो आई थिंक ही गॉट इनटू इट एंड आई थिंक ही लव्ड योर प्रोडक्ट एंड योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया था चीज़ों को। तो अब हम चलते हैं बिजनेस, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरफ, विच इज गो जीरो। 22 लाख में ना सबसे बड़ा इशू ये है कि 22 लाख पे जाते ही बाहर बंदे को 60-70 हज़ार की EMI देनी पड़ेगी। करेक्ट। 60-70 हज़ार की EMI के लिए उसको 1.5 लाख की तनख्वाह चाहिए, बेयर मिनिमम भाई, बेयर मिनिमम 2x तो चाहिए। या तो यानी 18-20 लाख की जॉब तो आपको एवरेज में चाहिए जस्ट टू सस्टेन द EMI। एब्सोल्युटली। तो आपको लग रहा है किरण भाई कि ये दौर जो है वो खत्म हो चुका है, जो है सेकेंडरी एजुकेशन, खासकर जो जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो MBA, खासकर MBA हो, मास्टर्स हो, टिल द टाइम इट इज नॉट टीचिंग यू स्किल, लाइक मेडिकल है तो मेडिकल में तो आपको सीखना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। बट मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस की है कि आज भी मैं तो मेरे को है ना दिन में कम से कम 25 से 30 CVs आते हैं और मैं वहाँ पे देखता हूँ एंड आई जस्ट आउट ऑफ हैबिट में उनको रिप्लाई भी करता हूँ, मतलब मैं DM पे भी रिप्लाई कर देता हूँ और इन पे मैंने ये देखा है कि ना अ लॉट ऑफ टाइम्स ये अभी भी पेरेंट के पुश से कर रहे हैं MBA, ना कि खुद के चॉइस से। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स को भी अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे 90% आया था 10th में, 2 ही ऑप्शन है बेटा, या तो मेडिसिन ले या तो इंजीनियरिंग कर, तीसरा ऑप्शन ही बात नहीं करता कोई। अरे बट क्या पता अगर मैं एक अच्छा सिंगर हूं और मुझे सिंगिंग का शौक है, क्या पता अगर मुझे क्रिएटिविटी करनी है और मुझे आई एम अ वेरी गुड सिंगर, लाइक आई हैव वन अ लॉट ऑफ सिंगिंग कॉम्पिटिशंस, तो किस उस दिशा में किसी ने कभी सोचा नहीं इंजीनियर कर या तो डॉक्टर बन, डॉक्टर में मैंने बोला डॉक्टर, अच्छा ठीक है फिर इंजीनियरिंग कर ले। मैंने तो ये भी बोला अरे चलो इंजीनियरिंग क्यों करूँ, मैं खुद का घर का बिजनेस है और अगर ये पता है कि मुझे वापस चलो शायद इसमें जाना पड़े तो कम से कम मुझे उसके रिलेटेड तो कोर्स करवाओ, मतलब इंजीनियरिंग क्यों करवा रहे हो। तो एक होती है भेड़ चाल, तो अभी भी आधे से ज़्यादा लोग उसमें ही लगे हुए हैं क्योंकि उनको दूसरा ऑप्शन नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इससे। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो हमारे जैसे लोग, आपके मेरे जैसे लोग इससे गुजर चुके हैं ना, वी टेक द लीड और हम नेक्स्ट जेन को दिखाएं कि भाई इसके बाहर भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, इनफैक्ट बहुत बड़ी दुनिया है आज तो। डॉक्टर रितेश मलिक आए थे पॉडकास्ट पे, वो बड़ी अच्छी बात बोली, बोलते कि जो स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं ना, दे आर मेड टू मेक यू एवरेज। कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास ये इंसेंटिव नहीं है कि वो 10 बहुत अच्छे बच्चे जो है रिजल्ट में दे, उनको जो हजारों बच्चे उनके साथ है उनको एवरेज बनाना है ताकि वो एक एवरेज लाइफस्टाइल रह सके। तो बोलते हैं इसलिए जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं या जिनको आगे भागना होता है, तेजी चाहिए होती है, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिकॉज स्कूल्स आर मेड टू मेक यू एन एवरेज। तो अच्छा किरण भाई, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, आपके आइसक्रीम वाले बिजनेस पे। एक बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल है मेरे मन में, आपने काफी अच्छे से स्केल किया, ठीक है, पर क्या अगर आपकी जिंदगी में अप्सरा नहीं होता तो क्या गो जीरो आज 3 साल में इधर होता? इसका अगर मैं सीधा आंसर दूं तो ना, ठीक है। देखो क्या होता है कि अप्सरा फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का बिजनेस था। अब मेरी फैमिली ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिली, फ्रॉम अ बिजनेस कम्युनिटी रही है, तो शायद आइसक्रीम का बिजनेस ना ही करती तो कुछ और बिजनेस करती। तो लेकिन मेरे अंदर वो जो बिजनेस का कीड़ा है वो तो रहता ही रहता। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने डिसाइड किया कि पहला पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे बिजनेस ज्वाइन करना क्या करना। लेकिन IIM ज्वाइन करने के बाद भी जो पहले साल में मेरा जो बिजनेस का कीड़ा था वो बाहर निकल के आया। और मैंने देखा यार यहाँ पे 700-800 लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, 400 लोग मेरे बैच के, 300 मेरे सीनियर्स और अगले साल मेरे जूनियर्स, तो 800 लोग है यहाँ पे। और बड़ा ही घिस्सू माहौल है, मतलब दिन भर पढ़ाई हो रही है, रात को 2-2 बजे तक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में टू कीप यू गोइंग आपको क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, खाना पीना हो गया, मस्ती हो गई। अभी यहाँ बैठ के मैंने 2 कप चाय पिया क्योंकि मुझे 2 घंटे आपके साथ बातचीत करनी है, तो मुझे टू कीप मी गोइंग आई नीड माई डेली डोज ऑफ चाय। तो चाय चाहिए वहाँ पे लोगों को। ओके, अब चाय के लिए सोर्स वहाँ पे एक मेस, हमारा जो कैंटीन का जो मेस होता है,
वो दिन में 3 बार चाय देता है या चाय शाम को बनता है, लेकिन वो 800 लोगों के लिए बनाता है तो दे धपा घप उसमें दूध चीनी ठोक के अपने हिसाब से डाल रहा है, टेस्ट के नाम पे 0। ठीक है, चाय मिल रही है, गर्म है, बट मजा नहीं बिकॉज वो उनका इंसेंटिव नहीं है। अदरक चाहिए, वो उनका इंसेंटिव नहीं है, उनको है कि भाई खत्म करना है फटाफट, उसके बाद मेरे को शाम का खाना लगाना है, फिर से 800 लोगों के लिए मुझे छोले बनाने हैं, भटूरे बनाने हैं, ये इसमें काम है ऐसे एकदम प्यार से अदरक कूट के डालूं और ये करूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है। तो मैं और मेरे 3-4 दोस्त वहाँ पे बैठे और सोचे कि यार ये इस पे कुछ करना है क्या, मतलब पढ़ाई तो चल रही है अपने, चलो कुछ एक चाय का एक टपरी ऐसा कुछ सेटअप करते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने वहाँ पे एक जस्ट टी करके खोला कैंटीन के सामने या थोड़ा सा आगे की साइड, और वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अलग अलग तरीके की चाय। मतलब चाय यार मसाला चाय होती है, अदरक चाय होती है, किसी को बिना दूध की कड़क लेमन ग्रास लेमन वाली चाय चाहिए होती है, तो वो मतलब 15-20 टाइप की हम लोग ने चाय दी। साथ में हमने थोड़ा सा वो मंचिंग के लिए कुछ दे दिया, पकौड़ा ये वो करके, और 1-2 महीने में वो इतना हिट हो गया कि पब्लिक वो मैस नहीं जा रही है अब आपके पास जब वहाँ फ्री में मिलती है चाय। यहाँ पे तो मैं उनसे 20-25 रुपये लेके कर रहा हूँ, लेकिन जो चाय में हम लोग मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा अदरक डाल रहे हैं, तो 2-3 लोग को हमने लिया जिनको अच्छी चाय बनानी आती हो, सब करना आता हो। तो वो लखनऊ के हजरतगंज या कहीं से जाके उठा के पत्तियाँ लेके आता था, सब लेके आता था, तो पूरी मेहनत करके अच्छी चाय। प्रोफेसर लोग लेक्चर के बाद यहाँ पे आके अरे यार लेट्स हैव किरण चाय, अरे वाह, लेट्स हैव वो चाय, तो वो पी रहे हैं। फिर जब इंटर IIM कैंपस में जो फेस्टिवल होता है, मतलब कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, तो बाकी सारे IIMs के लोग भी आते हैं, बाकी सारे कॉलेज भी आते हैं और वहाँ पे होता है, तो वो हमारा जो चाय का जो अड्डा था वहाँ पे एक माहौल बन जाता था। मतलब वहाँ पे लोग आके बैठ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अहमदाबाद के लोग आ रहे हैं, कलकत्ता IIM बैंगलोर के लोग आ रहे हैं, सब यहाँ पे बैठ के चाय भी पी रहे हैं। ओह दिस इज स्टार्टेड बाय अ स्टूडेंट, वाव इंटरेस्टिंग, हमारे कैंपस में तो ऐसा कुछ है नहीं। वो सब देख के यार दिस इज एक्चुअली व्हाट, जो अंदर का जो कीड़ा बाहर निकलने की ट्राई करता है ना, तो अगर अप्सरा नहीं होता ना तो शायद ये कीड़ा नहीं होता मेरे में। तो वो कीड़ा आना बहुत ज़रूरी है। अब फिर चाहे तुम वो आइसक्रीम का धंधा कर रहे हो, चाहे तुम चाय बेच रहे हो, चाहे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे तुम कुछ और कर रहे हो, चाहे तुम एक कंटेंट क्रिएटर बने हो, खुद का कुछ करने की जो जो आने ने वो आपके अपब्रिंगिंग में आती है, या तो कहीं से आपको देख के वो अंदर से आते हैं कि भाई आई कैन नॉट वर्क फॉर समबडी, आई एम माई ओन बॉस। देखिए, आपने जब हम चर्चा कर रहे थे आपने बोला था कि मैंने 4 लोकेशंस पे GoZero खोला क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अप्सरा खोला हुआ था, तो मुझे पता था उसका डायनामिक्स पता था। Correct. तो मेरा पॉइंट यही था आपके साथ कि आपने स्पीड इसलिए पकड़ी। हम एक वर्ड यूज करते हैं साइंस में, वेक्टर। तो वेक्टर होता है जब आपकी स्पीड को डायरेक्शन मिल जाती है। तो स्पीड आप में थी, डेफिनेटली थी, बट आपको डायरेक्शन भी क्लियर थी बिकॉज आपके पास सेम बिजनेस आपने एक तरीके से किया हुआ था। एंड व्हाट आई वांट टू ड्राइव होम विद ऑल माय ऑडियंस इज कि आप जब स्टार्टअप करते हैं तो ये मत सोचिए कि पहले दिन आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। एब्सोल्युटली। और अगर आप में अभी दम नहीं है तो कहीं नौकरी कर लो स्टार्टअप में। जैसे किरण भाई बता रहे थे कि उन्होंने अपनी टीम बनाई है अभी एक यूनिक तरीके से, तो आप नौकरी कर लो और उसके बाद अपना धीरे धीरे उसी सेक्टर में या उसी चीज़ में सेगमेंट में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। बट आई थिंक एक फाउंडर के जर्नी में ये भी होता है कि आप धुरंधर फाउंडर, आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स किए हैं, पहले भी किया हो, ये किया है, बट फिर भी जब आप नए से शुरू करते हो ना, फिर से ज़ीरो जाके शुरू करते हो ना कहीं वो एक फेलियर आता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस आता है, जो मैंने अप्सरा में फेस किया था। मुझे लगता है कि अब तो मैंने अप्सरा में सब देख लिया है, तो अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ नहीं सकता। मुझे तो सब आता है, मुझे सब पता है, मैं तो MBA हूँ, गुजराती में बोलते हैं मने बधु आवड़े छे, राइट। तो मेरे को सब आता है। मतलब तो मैं तो जब इन्वेस्टर के पास पैसा मांगने गया तो वो नहीं होता है टिपिकली यार प्रेजेंटेशन, वेयर इज योर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज योर पिच डेक। मैंने बोला भाई कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, साथ में कॉम्पिटिटर के भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, और मैं जो पूछना है पूछो, प्रोडक्ट खाओ, सही लग रहा है नहीं लग रहा है फीडबैक दो, और फिर देखो कि आपको बंदा सही लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस सही है, और फिर पैसा डालो। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगता है कि मेरे को सब आता है। जैसे ही फिर मार्केट में एंट्री डाली और GoZero शुरू किया, पहले 6 महीने फिर वही हालत। क्योंकि अब 2 चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कि एक तो ऑफकोर्स हमारा जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा महंगा है नॉर्मल आइसक्रीम से, तो वो लोगों को कन्विंस करना कि 120 रुपये की आइसक्रीम हम क्यों खाएं, राइट। वो एक चैलेंज जो मैंने अप्सरा में कभी फेस नहीं की थी, क्योंकि हम तो वहाँ पे 50-60 रुपये की आइसक्रीम बेच रहे थे, तो लोगों को वो प्राइस पॉइंट पे तो ईजी था, ईजी है और आदत पड़ी है लेने की। अब सडनली मैं उसको 2x पे बेच रहा हूँ,
अब मैं लोगों को बोल रहा हूँ अरे भाई क्योंकि चीनी 30 रुपये किलो है और स्टीविया 7,000 रुपये किलो है, तो मैं जो उसमें रिप्लेसमेंट डाल रहा हूँ वो भी तो महंगा है, मैं जो उसमें फॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो भी तो महंगा है, तो यार तुम थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे अब तुम नोकिया का फ़ोन और एप्पल का फ़ोन कंपेयर करोगे तो प्राइस डिफरेंस तो होना ही होना है, राइट। तुम नेक्स्ट कॉफ़ी और स्टारबक्स कंपेयर करोगे तो प्राइस डिफरेंस होना ही होना है, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो बहुत सी चीज़ों पे मेरे को वापस से आई टू रीइन्वेंट माई सेल्फ। और अप्सरा की तरह हमने यहाँ पे पार्लर्स नहीं खोले थे, तो हमने सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस किया। 2022 में क्विक कॉमर्स नाम का एक प्राणी मार्केट में आया, जो सडनली आपको अभी चीज़ें 10 मिनट में दे रहा है, और बहुत सारी चीज़ें उस पर बिक रही है, बट कुछ कुछ कैटेगरीज हैं एंड उसमें से आइसक्रीम भी एक थी जिसकी सडनली ग्रोथ और डिमांड बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स। अब 10 साल मैंने अब तक आइसक्रीम इंडस्ट्री में स्पेंड किया, उसमें से 8 साल करीबन मैंने ऑफलाइन बिजनेस देखा, मैंने पार्लर मॉडल स्टडी किया, मैंने स्विगी जोमेटो का डार्क स्टोर मॉडल स्टडी किया, वो सब स्टडी किया। अब ये तो भाई सडनली आके क्विक कॉमर्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम मेरी फिर से। तो ये समझ में आता है कि यार जो आपको लग रहा है ना कि भाई मेरे को सब आता है, मेरे को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को ये, भाई आपको कुछ नहीं आता है। यू हैव टू ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स। तो क्विक कॉमर्स आया, किसी को पता नहीं था कि भाई कैसे 10 मिनट में आ रहा है, कौन आ रहा है, सीखो उस पर क्या बिहेवियर है, कैसे उसके प्लेटफॉर्म्स पे आपको एड्स कराने हैं, कैसे उसका फुलफिलमेंट होता है, रिपनिशमेंट, व्हाट इज फिल रेट्स, व्हाट इज सारा चीज़ें सीखा, खुद चप्पल घिसाए। तो जहाँ पे क्विक कॉमर्स की ऑफिस थे, मैं खुद जाके एक हर वीक 2 वीक में जाके बैठता था उनकी टीम के साथ, पीओ खुद लेके आता था। मतलब अगेन वो क्या बोलते हैं, वो जो फाउंडर जो घिसाने वाला काम करता है ना 0 to 1 वाला, वो सारा किया। और आज जबकि आपकी 100 शॉप्स की लिनियज थी। लेकिन अब आई एम अगेन फेस्ड विद समथिंग विच इज अननोन एंड आई हैव नॉट डन इन द पास्ट। ट्रू। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे ये पता है कि कोई नई चीज़ आएगी तो मैं उसको सीख लूँगा और दूसरे कंपटीटर से मैं उसको बेटर कर लूँगा। एक क्विक D2C मास्टर क्लास लेते हैं आपके साथ। आप तो D2C में ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। आपने शार्क टैंक पे एक चीज़ कही थी कि जो कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली कैटेगरी है मिल्क और सेकंड मोस्ट सर्च करने वाली कैटेगरी है आइसक्रीम। ठीक है, ये पता कहाँ से चलता है? अगर आज एक 25 साल का नौजवान आपको देख रहा है और वो एक बिजनेस D2C चालू करना चाहता है, तो वो कौन से प्रोडक्ट में आए, कौन सा मोस्ट सर्च प्रोडक्ट है, ये सब कैसे करे, कैसे ढूंढे? सो आई थिंक आइसक्रीम तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे 10 साल से मैं आइसक्रीम बिजनेस में हूँ। नाउ रही बात ये कैसे पता चलता है, तो 2014 में जब मैं निकल पड़ा था कि कौन से स्टोर डालने चाहिए, तो उस टाइम पे तो डेटा अवेलेबल नहीं था। आज थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू एवरीथिंग अराउंड अस दैट वी हैव इनफ डेटा। तो हमको डेटा आज अवेलेबल है, हम ऑनलाइन देख सकते हैं, हम कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं या कोई रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, तो इसमें ये सारी पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आई थिंक पॉडकास्ट टुडे आर अ सोर्स ऑफ सो मच नॉलेज कि आपको ये सब पता चल सकता है। वीडियो बुक से एक तरीके की। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता चल सकती है। आपको लेकिन डेटा में से नॉइज़ हटा के आपको जो रेलेवेंट है आपके धंधे के लिए वो पिक करना है। पर कोई वेबसाइट है जहाँ से एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन से सेगमेंट में कितनी डिमांड आ रही है इस टाइम पे? आई थिंक टुडे मेरे हिसाब से वेबसाइट ये वो सब छोड़ के आपको AI का सहारा लेना चाहिए। ओके। AI बेसिकली यही करेगा कि आपको जितना भी इंटरनेट पे फ्री या ओपन अवेलेबल है वो डेटा निकाल के उसमें प्लस वो अपना थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के आपको फिर उसमें से इंसाइट्स देगा। तो आज मैं और इनफैक्ट मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग तो एकदम हमने अलग से एक AI का ग्रुप बनाया है। ओके। जिसमें हम लोग सिर्फ AI में हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेंट को लेके AI में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम रिसर्च या आगे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए AI कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लो ये जानना है कि मुझे आइसक्रीम का एक बिजनेस करना है, ओके, तो बिजनेस के लिए जो हमारे MBA में 4 P's जो होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया कि मुझे आइसक्रीम बनाना है, ठीक है। अब उसकी प्राइसिंग कैसे, तो आप AI में यू कैन पुट द प्रॉम्प्ट दैट अगर मेरे को आइसक्रीम को ब्रेकअप करके जितने भी ब्रांड्स है उनका प्राइस ब्रेकअप करके मुझे बताओ कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा स्कोप है, तो वो आपको बताएगा। एंड जो मैंने शार्क टैंक में बोला था कि 3 तरीके की आपको प्राइसिंग मिलेंगी।
एक मिलेंगी अमूल, क्वालिटी वॉल्स, जो मास ब्रांड्स हैं, राइट। जो जिनका एक कप होगा 20 से 40 या 50 रुपए के अंदर। फिर आपको एक दूसरी कैटेगरी वो बताएगा जिसमें बास्किन रॉबिन, नेचुरल्स जो आएगी, जो 80 से 100 रुपए की होंगी। और फिर आपको एक तीसरा दिखाएगा प्रीमियम, लंडन डेयरी, हागेंडास, जो 100, 120, 150 रुपए के ऊपर होंगी। अब आप चूज कर सकते हैं कि मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। मुझे अमूल के साथ कॉम्पीट करने वाला कोई प्रोडक्ट बनाना है, या मुझे ये 80 से 100 रुपए वाले जो नेचुरल्स हैं या बास्किन रॉबिन्स हैं उस कैटेगरी में प्ले, या मुझे एक स्टारबक्स वाला एक्सपीरियंस देना है, एकदम प्रीमियम अल्ट्रा इंपोर्टेड चॉकलेट फ्रॉम मैडागास्कर एंड फ्रेंच वनीला एंड अल्ट्रा प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स, लग्जूरियस, और 150 160 रुपए वाली आइसक्रीम बना के। लेकिन अभी हर प्रोडक्ट या हर प्राइस पॉइंट पे आपको फिर लोग लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे आप अमूल 40 रुपए का है, आप उसको गांव टियर 1 टियर 2 आप डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खेल सकते हो। 150 160 वाला, देन यू विल बी लिमिटेड टू योर मेट्रोज या टियर 1 या पर्टिकुलर चैनल। बट दैट इज समथिंग वेयर AI विल हेल्प यू के टू स्ट्रेटेजाइज के मुझे वेयर टू प्ले, व्हाट टाइप ऑफ चैनल्स और व्हाट टाइप ऑफ प्राइस पॉइंट विल आई बी एबल टू प्ले। थर्ड, फिर आपको ये कि प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस, मुझे बेचना कहाँ है। तो मेरी जो 10 साल की जो जर्नी रही है आइसक्रीम में ना, उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये देखा है कि जो 2014 से 18 वाला जो पीरियड था या उसके पहले वाला पीरियड था, उसमें ऑफलाइन जो था, पार्लर्स बोल लो या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। तो उस टाइम पे अगर आप ब्रांड शुरू करते हो तो आपको पार्लर सोचना है, आपको ऑफलाइन सोचना है। फिर एक फेज़ आया 2016, 17 और 19, जस्ट बिफोर कोविड के टाइम पे, जहाँ पे फूड डिलीवरी बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट। पार्लर के साथ साथ आपको ऑनलाइन में भी बेचना है तो आप डार्क स्टोर्स खोल सकते हो, आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हो, आप स्विगी जोमेटो से घर पे बैठ के कस्टमर को दे सकते हो, एंड वो करके आप 150 करोड़ का बिजनेस 4-5 साल में बना सकते हो। करेक्ट? Okay. जो आप पहले नहीं बना सकते थे। आज सिचुएशन ऐसी है कि क्विक कॉमर्स ने आके कंप्लीटली गेम रिवर्स कर दी है। अब आपको डार्क स्टोर्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पार्लर्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्विक कॉमर्स पे लिस्ट करके, ऑफ कोर्स देयर इज अ होल प्लेबुक टू दैट आल्सो, बट डूइंग दैट आप यहाँ से भी 100 करोड़ का धंधा निकाल सकते हो। तो आपका जो प्लेस जो है, कहाँ पे बैठना, इस पे भी आपको AI अच्छे से गाइड करता है कि आइसक्रीम कहाँ बिकती है और कौन सी चैनल में ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ रही है। सो वाइल ट्रेडिशनली आई वुड से जो ऑनलाइन बिजनेस है वो आज भी 20% है और 40% GT में बिकता है और 25% मॉडर्न ट्रेड में बिकता है और 20% पार्लर में बिकता है। लेकिन ये जो सेक्शन है ऑनलाइन का, वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जो ऑफलाइन है वो या तो फ्लैट हो गया है या तो डी ग्रो कर रहा है। ओके। तो आज अगर मैं एक फाउंडर हूँ, मुझे आइसक्रीम में बिजनेस लॉन्च करना है, मेरे लिए इट्स अ नो ब्रेनर दैट आई टू स्टार्ट विद द D2C एंड एन ऑनलाइन। एटलीस्ट आपका फिजिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बचता है, इससे बचता है। अच्छा, एक जैसे अगर 100 रुपए की देश में आइसक्रीम बिक रही है, तो तीनों कैटेगरीज में कितने कितने रुपए की बिक रही है? सबसे नीचे अमूल वाली कैटेगरी जो आपने बताई, फिर आपने सेंटर वाली नेचुरल्स वाली बताई, और फिर हेगेन-दाज़। इफ इट्स लाइक से 100% का पाए है आपका, तो मैक्सिमम जो है मैं प्राइस टर्म्स में कह रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी टर्म्स में नहीं। ओके। मतलब एक हो गया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बिकते हैं, मैं एक है वैल्यू ऑफ यूनिट्स। मतलब अगर पूरे साल में आपने कहा था 30,000 करोड़ की मार्केट है, करेक्ट, तो 30,000 करोड़ में से सबसे नीचे वाली कैटेगरी कितनी बिकती है? 30,000 करोड़ में से 20-22 या लगभग 20 से 22,000 करोड़ की आइसक्रीम सिर्फ नीचे वाले कैटेगरी में बिकती है, और उसमें भर भर के कंपटीशन है। और फॉर एग्जांपल ये जो हम अमूल या क्वालिटी वॉल्स की बात करते हैं, तो ये तो हो गए पैन इंडिया ब्रांड, हर स्टेट में या हर आपको कोने में इंडिया के मिलेगा। उसके अलावा रीजन टू रीजन अगर आप जाओगे, जैसे अगर आप साउथ में जाओगे, तो आपको ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट सिमिलर टू अमूल इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, इन टर्म्स ऑफ वो सारा मिलेगा, और वो लोकली 100, 200, 300 करोड़ का धंधा बना के बैठे हैं। और ऐसे आपको साउथ में मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा, नॉर्थ में मिलेगा। तो इस वाला जो सेक्शन है जो अमूल टाइप का है, वो ऑलमोस्ट 70-80% मार्केट लेके बैठा है। तो 20-22 हज़ार करोड़ का मार्केट सिर्फ यहाँ बैठा है। और जो सेंटर वाले हैं वो कितने होंगे? सेंटर वाला इज द नेक्स्ट, बिकॉज जैसे जैसे जो आइसक्रीम मोर प्रीमियम होता जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो लोगों का आपका वो कम होते जाएगा, क्योंकि इनकम उतनी नहीं है कि मैं 200 रुपये आइसक्रीम पे स्पेंड कर सकूँ। ट्रू। तो ये जो बीच वाला है वो करीबन 8 से 10 हज़ार करोड़ का मार्केट है। ओके ओके। और फिर जो लास्ट में जो प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम है, वो मुश्किल से 1,000-2,000 करोड़ का मार्केट होगा। सो आपके पास एडवांटेज दोनों साइड में क्या होता है कि इसमें
वॉल्यूम बड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इधर है। बिल्कुल है। और और आपके पास स्पेस भी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर बहुत बड़ा नंबर है वो। यार मैं तो एक सिंपल सी चीज मानता हूँ कि अगर आपको धंधा बनाना है तो गो इन द मोस्ट क्राउडेड स्पेस, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना एक्टिविटी है, इतने कस्टमर हैं, इतने लोग हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की और एक बेसिक लेवल ऑफ रेवेन्यू आप निकाल पाओगे धंधा। वो सर्वाइवल वाला है, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा वो ब्रांड survival क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, एक जैसे ब्यूटी में भी यही बात कही जाती है कि जैसे ही आप 4 डिजिट्स पे पहुंचते हो, यानी कि आप 1000 रुपए से ऊपर का कोई प्रोडक्ट ले आते हो, तो उसका टोटल मार्केट शेयर ही 4% है हमारे भारत देश में। तो यानी कि आपने भी यही कहा कि वो जो टॉप 1000 है करोड़, वो यानी कि 4% ही है टोटल मार्केट का, Absolutely. और उसके नीचे ही सारी मार्केट है, सारी 70% तो बेस केस मार्केट है। अब अगर मैं आइसक्रीम ब्रांड खोल रहा हूँ तो मेरा जो एक वो रेवेन्यू फिगर होता है कि आपका रेवेन्यू होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर एबिटा होता है, फिर ईबिट होता है, तो इन लेवल्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? आई थिंक एट स्केल अगर मैं बात करूं तो एक आइसक्रीम ब्रांड का ग्रॉस मार्जिन करीबन 50 से 60% पे होना चाहिए आफ्टर रिमूविंग योर कॉस्ट ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो निकाल के 50 इस पे आपके जो डिस्काउंट्स ऑफर करते हो, आप डिलीवरी डिस्काउंट सब निकाल दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके आते हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, हर पार्लर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कॉस्ट है, वो सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। तो वो निकाल के अगर मैं CM1 जो आता है उसके बाद का, वो करीबन 30 to 40% के बीच में आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1, ठीक है। और उसके बाद में और ये मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको मार्केटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए, ट्रेड डिस्काउंट्स, कंज्यूमर ऑफर्स, जो मार्केटिंग और सेलिंग वाले एडवर्टाइजिंग वाले एक्सपेंसेस हैं, वो रफली 10 to 15% की रेंज में ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। अर्ली स्टेज पे ज़्यादा होता है बिकॉज ब्रांड नया है, आप कस्टमर एक्विजिशन पे ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो वो 10 to 15% के रेंज में स्टडी स्टेट में पहुंच जाने के बाद जो निकालोगे आप, फिर आपका जो CM2 लेवल पे आएगा वो एटलीस्ट 15 to 20% के रेंज में आना चाहिए। सो एट अ CM2 लेवल यू शुड बी एट 15 से 20% में। फिर आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, टीम सैलरीज, रेंट, मिसलेनियस खर्चे, वो सारा निकलने के बाद जो एबिटा आएगा, तो एक सॉलिड आइसक्रीम बिजनेस विच इज़ लाइक फंक्शनिंग वेरी वेल, रिपीट अच्छे हैं, प्रोडक्ट बढ़िया है, स्केल पे आपके एफिशिएंसीज बिल्ड हो गए हैं, एबिटा लेवल पे आप 10 से 15% निकाल सकते हो। दैट्स इट, दैट्स वेरी वेरी थिन मार्जिन, मतलब देखा जाए तो। आई मीन दैट इज द रियलिटी, बट बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आइसक्रीम का जो सबसे बड़ा खर्चा जाता है ना, वो कोल्ड लॉजिस्टिक्स में जाता है। तो वो ही एक्सपेंसिव है, मतलब फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर के घर तक आपको उसको -18 पर ही रखना है, राइट। तो वो हर स्टेज पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी एक्सपेंसिव। वर्सेज अगर एक बिस्किट की बात करूँ तो उसको एम्बियंट में मैं बेच सकता हूँ, विच इज एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, सो विच इज वाई दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। बट द गुड थिंग इज दैट बिकॉज द रेवेन्यूज आर सो हाई, मतलब आप 400-500 करोड़ पे जा सकते हो टर्नओवर का विद इन लेट्स से 5-6 years। उस लेवल पे अगर आप 10% एबिटा लेते हो तो एब्सोल्यूट नंबर इज वेरी हाई। हाँ, 50 करोड़ रुपए का आपका। तो आप अगर गो जीरो का एक डिजायर्ड P&L होगा तो उसमें पैट मार्जिन कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन? अभी ये बोलूंगा तो इन्वेस्टर कल मेरे पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा ये तो वहाँ पे बोल के आ गया, इतना एबिटा है तो कहाँ है बताओ, अभी 2-3 साल से तो कुछ आया नहीं। स्टेडी स्टेट वर्ड यूज हुआ है भाई। या, so then that's the question, right? And what is steady state and when that steady state? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर गो जीरो को आइडियल देखना है कि भाई मैं यहाँ पहुंचूंगा तो खुश हो जाऊंगा। या सो इसमें अगेन जैसे मैंने शुरू में बोला, अर्ली स्टेज में देयर इज ऑलवेज अ बर्न, यू नो, टू अक्वायर कस्टमर्स। और अगर मैं हमारी जर्नी की बात करूँ तो हमको अभी 3 ही साल हुए हैं। तो हमने 2022 जुलाई में लॉन्च किया। इनफैक्ट 9th July 2025 टुडे when we are shooting is when we are completed our 3rd year. Heartiest congratulations। तो ऑफिस में सब केक वेक लेकर रेडी है, मैं जैसे आऊँगा सब करेंगे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डे पे शूट कर रहा हूँ मैं। 3 साल हो गए। Year on year we have grown 400%। वाओ। एवरी ईयर। एंड इनफैक्ट वो जो एक क्रिकेट में होता है ना कि सेंचुरी मारते तो ऐसे बैट ऊपर करते हैं, राइट? तो किसी भी कंज्यूमर ब्रांड या D2C ब्रांड में भी होता है कि वो 100 करोड़ का एक ARR होता है कि किसी भी महीने में अगर मैंने 8-8.5 करोड़ क्रॉस किया, इट मीन्स इंटू 12 करूंगा तो 100 करोड़ का। हाँ, तो वो हमने 3 साल के अंदर ही टच कर लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब उस टाइप का ग्रोथ लाने के लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा अग्रेसिव मार्केटिंग करना पड़ेगा, अग्रेसिव डालने पड़ेंगे, खर्चे होंगे, सब होंगे। तो बट एटलीस्ट थैंकफुली इन दिस समर सीजन वी हैव मैनेज टू एबिटा लेवल पे हम लोग बर्न एकदम ना के बराबर अभी हो गया है। ओके। सो यहाँ से अब हमारा जो विजन है वो ये है कि अगले तो जो 3 साल की जर्नी हो गई है, यहाँ से अगले 3 साल में
हम इस बिजनेस को और कितना बड़ा बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। मेरे हिसाब से कम 3 गुना बड़ा और ये हो सकता है, और ये मैं सिर्फ आइसक्रीम्स की बात कर रहा हूँ, वाओ, ऑन सिर्फ ऑनलाइन क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑफलाइन पार्लर्स, जो भी चीज़ें मैंने अप्सरा में की है वो Phase 2 है। जब फेज 2 है, जब ये बिजनेस एक लेवल पे आके स्टडी शेप पे पहुंच जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो और मजा आने वाला है। अच्छा, जब आप बात करते हैं आइसक्रीम आपके गो जीरो की, तो अगर आपका लेट्स से 100 रुपीज़ का सेल्स है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर बिकता है? सबसे ज़्यादा जो आपका फेवरेट फ्लेवर है वो बिकता है। ओह, बेल्जियन चॉकलेट। अच्छा, और कितना परसेंट होगा वो? इट वुड बी मेरे हिसाब से 8 से 10% जितना बिकता है। ओके। तो चॉकलेट इज अ वेरी यूनिवर्सल फ्लेवर। Exactly. मतलब बहुत कम ब्रांड्स आइसक्रीम में मैंने देखे हैं, मतलब रेयरली कोई देखा है जो बहुत ही खराब चॉकलेट आइसक्रीम बनाता है। मतलब चॉकलेट चीज़ ही ऐसी है कि आप उसको सही क्वालिटी में डाल दो ना, तो एक बेसिक आइसक्रीम भी अच्छी टेस्ट करने लगती है। विच इज़ वाई आई थिंक पीपल लव चॉकलेट। इनफैक्ट पीपल लव द हाइएस्ट सेलिंग फ्लेवर इन इंडिया इज वैनिला। अच्छा, सबसे ज़्यादा वैनिला बिकता है। ओह, मतलब आई थिंक सबसे, मेरे को ऐसा लगता था ना कि सबसे चॉकलेट, ना वो है। मैंगो, ना स्ट्रॉबेरी, ना अच्छा। फ्रूट, ना ड्राई फ्रूट। नंबर 1 सेलिंग फ्लेवर इन इंडिया इज वैनिला। इज इट बिकॉज कि क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा बिक रहा है और उनके वैनिला वाले सबसे सस्ते होते होंगे शायद? वो तो भी है, प्लस वैनिला की अगर बात करो तो इज़ अ वेरी वर्सेटाइल फ्लेवर। तो आप वैनिला तो आप एज आइसक्रीम खा सकते हो, बट उस पर आप चॉकलेट सॉस डाल के उसको वैनिला विद चॉकलेट सॉस कर सकते हो। उस पर लोग गुलाब जामुन डालते हैं, उसका शेक्स बनाते हैं, उसका स्मूदीज बनाते हैं। तो वो बेसिक वैनिला आप सीताफल आइसक्रीम का ये नहीं बना सकते हो गुलाब जामुन डाल के। लाइक गुआवा आइसक्रीम पे वो चिली से ठीक लगता है, बट उसका कुछ नहीं। बट वैनिला के साथ क्या होता है, मेरा यूज केसेस बहुत सारा होता है। तो लोग क्या करते हैं, 1-1 लीटर का बल्क पैक खरीद लेते हैं वैनिला का, और उसमें से फिर किसी ने आइसक्रीम खा लिया, किसी ने शेक बना लिया, किसी ने उस पर चॉकलेट सॉस डाल दिया, किसी ने उस पर गुलाब जामुन डाल दिया। तो इट्स ए वेरी वर्सेटाइल फ्लेवर। उसके बाद नंबर 2 पे आता है चॉकलेट। देखिए, आपने हेल्दी वाले कैटेगरी पे फोकस किया, तो इशू ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, और जो है वो इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो फूड ग्रेड के भी नहीं होते। काफ़ी बार हमने देखे पीछे छापे भी पड़ते हैं जहाँ पे इस तरह की गलत आइसक्रीम बन रही होती है, और कभी कभी गलत बात ये होती है कि वो उस पर एक अच्छे ब्रांड का जो है वो कवर भी लगा देते हैं ताकि लोगों को मिसलीड हो जाए। तो अगर मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, तो आइसक्रीम लेने से पहले, खाने से पहले मैं क्या चीज़ें चेक करूँ ताकि मेरे साथ ये सब ना हो? तो इसके रिगार्डिंग इंडिया में आई थिंक 4-5 साल पहले एक बड़ा केस बना हुआ था, अमूल वर्सेस क्वालिटी वॉल्स का। कि तो इंडिया में जो फूड और गवर्निंग बॉडी है वो है FSSAI। अब FSSAI ने उस टाइम पे आइसक्रीम का डेफिनेशन थोड़ा सा वेग रखा था। आइसक्रीम जनरली क्या होता है, दूध से बनता है, और उसका में फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मिल्क से आना चाहिए, आपका दूध से उसका फैट आना चाहिए। लेकिन अगर आप दूध के बदले वेजिटेबल फैट यूज करते हो, प्लांट बेस्ड फैट यूज करते हो, जिससे आपको टेक्सचर तो लगेगा कि भाई आइसक्रीम ही, उसमें फ्लेवर डाल दिया, चीनी डाल दी, तो वैसा हो गया, बट टेक्निकली वो आइसक्रीम नहीं है, उसको फ्रोजन डेजर्ट बोलते हैं। ओके, सो आइसक्रीम वर्सेस फ्रोजन डेजर्ट और FD, ये बहुत बड़ा 4-5 साल पहले अमूल वर्सेस क्वालिटी वॉल्स हुआ था। उसके बाद में गवर्नमेंट द FSSAI मेड इट mandatory to label your product as frozen dessert if it does not have milk fat in it and if it has vegetable fat. ओके। और अगर मेरे को ये देखना हो, मेरे कोई भी प्रोडक्ट पे जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वहाँ लिखा होता है कि इट इज अ फ्रोजन डेजर्ट, या फिर वो बहुत छोटे स्टार मार के लिख देते हैं? अब वो तो देखो, सबसे पहले नजर आपकी पड़ती है फ्रंट ऑफ द पैक में। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप उठाते हो या शेल्फ में से भी लेते हो या ऑनलाइन भी देखते हो, तो उसका पहला इमेज या पहला विजुअल जो आपके सामने आएगा वो फ्रंट ऑफ द पैक में आएगा। फ्रंट ऑफ द पैक में ब्रांड बड़े में लिखेगा, उसमें मिल्क के स्प्लैशेस दिखाएगा और आइसक्रीम दिखाएगा और सब दिखाएगा और फ्लेवर का नाम लिखेगा, फिर एक स्टार मार्क किया होगा वहाँ पे। और फिर जब आप उसको पलटोगे और बैक पे जाओगे जहाँ पे पूरी राम कथा लिखी है, इतने छोटे छोटे चीटियों जैसे अक्षर में, जो आप क्या लिखा है, ठीक है यार, एक उनको मैग्नीफाइंग ग्लास भी देना चाहिए साथ में देना चाहिए यार, मतलब कि हम पढ़ सके। उसमें अगर आप देखोगे तो आप में वहाँ पे लिखा होगा वेदर इट्स एन आइसक्रीम, whether it's a medium fat ice cream, whether it is a low fat ice cream, whether it is a frozen dessert, whether it is an ice popsicle, मतलब बहुत, मतलब 8, 10, 12 टाइप के क्लासिफिकेशन है जो फ्रंट में लिखने की मैंडेटरी नहीं है, जो लोग पीछे लिखते हैं। तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए कि मेरे को ये तो खाना ही नहीं चाहिए, ये सबसे खराब होगा? तो अवॉइड तो मेरे हिसाब से अगर देखो तो वेजिटेबल फैट जो आता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगेन,
थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी उसकी लेते हो। तो यार थोड़ा सा खा लिया तो वैसे कोई तकलीफ नहीं होती है। बट इन जनरल वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपकी आर्टरीज क्लॉग कर देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि इस लेवल पे जो कॉस्ट इतना सस्ता क्यों होता है, क्योंकि उसमें रियल चीज़ नहीं यूज़ हो रही हो। उसमें मैंगो आइसक्रीम लिखा होता है, लेकिन आप पीछे अगर देखोगे उसमें मैंगो के बदले यूज़ होता है मैंगो फ्लेवर और येलो आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो येलो है तो फ्लेवर डालोगे तो कलर नहीं आएगा। तो मैंगो आइसक्रीम को येलो बनाने के लिए उसमें डाला जाता है येलो कलर। नाउ दीज कलर्स, बहुत सारे ऐसे कलर्स और फ्लेवर्स हैं जो बहुत सारे कंट्रीज में बैंड किए गए हो। ओके। तो आप उसके पीछे जाके उसमें होता है उसका ई कोड या INS कोड। तो वो आप INS कोड उसका देखोगे, कलर का क्या कोड है, फ्लेवर का क्या कोड है, वो INS कोड अगर आप गूगल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ में वो बैंड हो चुकी है, इंडिया में अभी चल रही है, बट आई एम श्योर आज नहीं तो कल ये भी बैंड होने वाला है। तो इस तरीके की चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। तो थैंक यू करण भाई, इसमें ना हमारे को क्लैरिटी हो गई कि मुझे क्या नहीं खाना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पीछे मैंने भी वो अमूल वर्सेस क्वालिटी वॉल्स वाला पढ़ा था सिचुएशन, तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये वेजिटेबल ऑयल का फंडा क्या है। आइसक्रीम बिजनेस 4 महीने का बिजनेस है। 50 आपने बोला 50-60% सेल्स वो 4 महीने में आती है। तो बचे हुए 8 महीने में आप क्या प्रेप्स करते हैं, कैसे अपने आप को सस्टेन करते हैं, क्या वो 8 महीने किस तरीके से जाते हैं आपके? तो आइसक्रीम में तो हम बारिश में छुट्टी लेते हैं। अच्छा, ओके। छुट्टी लेनी तो बारिश में लेना, गाँव वाँव जाना तो बारिश में जाना, बाकी के समर पे कहीं हिलना मत यहाँ से। बट जोक्स अपार्ट, तो जैसे 4 महीने में आपका सेल्स होता है, जैसे फेब, मार्च, अप्रैल, मई और थोड़ा सा जून, जैसे फर्स्ट हाफ, उसके बाद बारिश आ जाती है। तो ये आपका सेल्स का पीक सीजन होता है। उसके पहले के जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, दिवाली के बाद का जो थोड़ा सा महीना होता है, उसमें बहुत सारे कैपेसिटी प्लानिंग, RMPM का ऑर्डरिंग, रेट लॉक कर देना कि भाई अगले 4 महीने में मेरे को रॉ मटेरियल लगने वाला है, फ्रूट लगने वाला है, कोको लगने वाला है। कोको का बीच में प्राइस अनाप शनाप भाग रहा था, तो बहुत ही क्रेजी रेट्स पे। तो ये सारी डील्स लॉक करके आपको आपके सीजन के प्रोजेक्शंस के हिसाब से सारा चीज़ तैयार रखनी है कि उस टाइम पे मेरे को धंधे पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि भाई सडनली कोको नहीं आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो वो स्टोर करके आप जगह बनाओ आपके लिए। तो ऑफ सीजन के 2 महीने, सीजन के 2 महीने पहले हम लोग ये करते हैं। ऑफ सीजन में जो थोड़ा सा अगर प्रोजेक्शन ऊपर नीचे हो गया होगा तो थोड़ा सा वो इन्वेंट्री फ्लश आउट होता है। और उसके बाद कंपनियां लग जाती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि अभी कौन सा नया फ्लेवर है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि इवन तो जो ट्रायल्स और R&D है जो भी होगा वो उस प्लांट में ही होगा। तो सीजन के टाइम पे वो प्लांट इतना बिजी है, लोग बिजी हैं कि आप नया फ्लेवर डेवलप नहीं कर सकते हो, नए ट्रायल नहीं ले सकते हो, कुछ नया चीज़ ट्राई करना तो वो नहीं कर सकते। ऑफ सीजन में हम ये सब करते हैं। जैसे अभी हमारा 1-2 महीने का जो ऑफ सीजन रहेगा, उसमें हम आगे के कौन से नए फ्लेवर्स लाने हैं, कौन सा फॉर्मेट जो है जो कंज्यूमर को पसंद है जो हमको लाना चाहिए, क्या अलग हम कर सकते हैं, इस सारी टाइप्स की चीज़ें हम ऑफ सीजन में करते हैं। आपने गो जीरो में कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा? काफी लोग रखते हैं, किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को, क्रिकेटर को। मैं हूं ना। फाउंडर से अच्छा कौन? क्यों, सस्ता भी। सस्ता क्या, फ्री एक तरीके से, ऑलवेज अवेलेबल। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बोले फाउंडर का समय सबसे कीमती होता है। जी। तो वो अगर मैं रील बनाने या एक्टिंग में लगाऊंगा तो वो धंधा कौन चलाएगा जी। बट आई थिंक, और ये मेरा मानना है कि शुरू की जो जर्नी होती है जिसमें ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कंज्यूमर के पास आज एक ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आइसक्रीम में हो चाहे दूसरे किसी भी कैटेगरी में, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं एम्बेसडर या बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स या उस समय अगर पैसा खर्चने कर जाऊंगा तो आई विल नेवर बी एबल टू बीट अमूल, क्वालिटी वॉल्स, जो बड़े बड़े लेगेसी ब्रांड्स हैं जिनके पास बहुत मार्केटिंग पैसा है, और ये वो बीट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। प्लस तीसरा, आज जब मुझे पता है कि मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट देख रहा है, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा है, उसके पीछे की उसकी स्टोरी उसको जाननी है, तो who better than the founder himself to tell that story to the consumer कि मैंने गो जीरो क्यों शुरू किया। बहुत सारे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मामा अर्थ का एग्जांपल लें तो गजल और वरुण बहुत बार ये बोलते हैं कि वो लोग जब US से इंडिया आए तो उनके बच्चों के लिए उनको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था इंडिया में जो केमिकली फ्री है, सेफ है, which is what led to them creating this brand which is now an iconic brand।
जो मैंने देखा था कि पैंडेमिक में लोगों के पास इतना अच्छा ऑप्शन नहीं था जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो वो सॉल्व करने के लिए मैंने गोजीरो शुरू की। अब उसमें मैं शुगर के बदले क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेरी कैलोरीज दूसरे आइसक्रीम से कम क्यों हैं। नेचुरली देयर विल बी वेरी लाइक सो मेनी क्वेश्चंस इन कंज्यूमर्स माइंड, हु बेटर देन द फाउंडर हिमसेल्फ। खुद मैं जाके कंज्यूमर को बोलता हूँ ये है, ये सच है, आपको अच्छा लगा तो भी मुझे बताओ, बुरा लगा तो भी मुझे बताओ, आई विल इम्प्रूव एंड आई विल टेक द फीडबैक। और मैं तो एक स्टेप और आगे गया हूँ कि मैंने तो हमारा जो पैकेजिंग है, तो गोजीरो का आप बेल्जियन डार्क चॉकलेट कप खा रहे हो ना, अगली बार पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा नहीं, उसको पलट के देखना, पीछे आपको एक फोटो दिखेगा और देखोगे ये बंदे को मैंने कहीं देखा है। बैठा था मैं वो साथ मैं में। ही हूँ। सो मैंने अपना फोटो भी उसमें डाल दिया और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है कि गोजीरो शुरू करने के पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था। आई थिंक दैट इज वेयर द कनेक्ट विद टुडेज कंज्यूमर हु इज मोर अवेयर, जिसको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, जिसको पता है कि चॉकलेट्स में बेल्जियन चॉकलेट इज वेरी गुड, कॉफी में अरेबिका कॉफी इज वेरी गुड, मैंगो में अल्फोंसो मैंगो इज वेरी गुड, वेनिला में देयर इज फ्रेंच वेनिला, तो उनको सब पता है। तो कोई भी आके अगर बोलेगा सेलिब्रिटी या ब्रांड एम्बेसडर कि ये आइसक्रीम अच्छा है आप खाओ, जस्ट बिकॉज कोई फेस या कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है, वो मैं आई विल नॉट, आई विल टेक इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अच्छा, अभी आपने बोला कि मेरे पास बजटिंग नहीं होगी, पैसे ज्यादा खर्च करेंगे, अभी आपने 30 लाख लोगों को आइसक्रीम खिला दी थी आईपीएल में। तो वो एक्सपीरियंस इसलिए तो अभी नहीं पैसा बचा है। तो टीम ने बोला नहीं कि यार किरण भाई क्या कर रहे हो यार? तो उसमें भी देखो पैसा खर्च तो करना है, अभी जो कैपिटल हमने रेज किया है उसको सही तरीके से डिप्लॉय करना है। तो इसमें भी मेरा एक थॉट प्रोसेस ये था कि मान लो अगर मुझे टीवी पे आईपीएल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी टुडे इफ यू वांट टू एडवर्टाइज। ट्रू। तो अगर मैं उस पर एक ऐड चलाऊंगा तो खर्चा हो जाएगा 2-3 करोड़ का, अगर पूरे मैचेस में मुझे करना है। प्लस दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पब्लिक को सिर्फ वो प्रोडक्ट दिख रहा है, देखने के बेसिस पे उनको पता नहीं है कि गोजीरो क्या है, उनको पता नहीं है कि महंगा है तो मुझे अच्छा लगेगा। और लोगों का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि अगर शुगर फ्री है तो टेस्टी है, अगर हेल्दी है तो टेस्टी नहीं होगा, और अगर टेस्टी है तो हेल्दी नहीं होगा। तो ये जो वो होता है, तो वो सिर्फ एक ऐड दिखाने से सॉल्व नहीं होगा। तो अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो इंस्टेड ऑफ मैं सिर्फ एक ऐड दिखा के उस पर 2-3 करोड़ स्पेंड करूँ, मैंने उसको रिवर्स खेला। तो मैंने क्या बोला कि आईपीएल फाइनल के दिन जब सबसे ज़्यादा लोग मैच देखने वाले होंगे और जेप्टो से कुछ ऑर्डर कर रहे होंगे या सब वगैरह, तो हमने जेप्टो के साथ मिलके कोलैबोरेशन में ये कैंपेन किया कि उस दिन जो भी जेप्टो से कोई भी चीज़ मंगा रहा हो, 200-300 रुपये का एक हमने थ्रेशोल्ड रखा था, उसके ऊपर सबको एक गोजीरो की आइसक्रीम कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। और हमने सिलेक्ट किया आईपीएल फाइनल का दिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस दिन संडे है, लोग फेस्टिवल मूड में है, चीयरिंग फॉर देयर टीम, और ऑर्डर कर रहे हैं घर पे, चलो चिप्स मंगाते हैं, ये मंगाते हैं, बैठ के मैच देखते हैं, साथ में आपको गोजीरो का आइसक्रीम भी और आ गया। मतलब आपको डिसाइड नहीं करना पड़ा कि मुझे लेना है नहीं लेना है, कौन सा फ्लेवर, आपको मैंने दे दिया, आप खा रहे हो। अगर आपको खा के वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगली बार वो रिपीट आना ही आना है। तो आपने कहीं देखा ट्रेंड की क्या रिपीट? अगले तो जैसे ही वो कैंपेन होने के बाद हमने फिर अगले 1 वीक या 10 दिन के लिए बाकी के जो भी हमारे कैंपेन से वो बंद कर दिए, पॉज कर दिए। Okay. लेकिन उसके बाद भी उस पर्टिकुलर फ्लेवर, हमने मैंगो फ्लेवर दिया था, उस फ्लेवर का रिपीट वाज गोइंग अप। साथ में हमने क्या किया, सैम्पलिंग के टाइम पे तो छोटा कप दिया था, लगे हाथ हमने 500 ml का जो बड़ा टब है वो भी लॉन्च किया। तो हमने देखा कि छोटा कप खाया, लोगों को टेस्ट अच्छा लगा, अब उन्होंने बड़ा पैक पे भी शिफ्ट कर गए। तो हमारा ऑफ टेक ऑफ द टब्स वो बढ़ गया। तो अब वो 2 करोड़ में 1.5 करोड़ चाहे मैं ऐसे स्पेंड करूँ सिर्फ ऐड दिखा के कि कोई सेलिब्रिटी लेके आओ, बोलोगे गोजीरो इंडियाज नंबर 1 आइसक्रीम, हैव इट नाउ, 10 सेकंड में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि मैंने आइसक्रीम उसके हाथ में दे दिया, भाई खा, फ्री का आइसक्रीम में कोई फेंकेगा क्यों, खा ही लेगा। सही कह रहे हैं। और वो भी गोजीरो है, मतलब इन द सेंस 0 शुगर है। अच्छा, बिजनेस में खासकर कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बिकता है वो है नहीं और जो है वो बिकता नहीं, जिसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो आपके भी बहुत सारे SKUs है, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस है, तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि किसकी कितनी इन्वेंट्री कहाँ स्टॉक करनी है, कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, कैसे कर रहा है? तो ये प्रॉब्लम आपको भी आती है? और अगर आप मार्केट से कंपेयर करें अपने आप को, फॉर एग्जांपल किसी भी अच्छे ब्रांड से कंपेयर करें, तो उनका इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी वो मार्केट कितनी बार माल घुमाते हैं वर्सेस आप कितना घुमाते हैं, तो क्या फ़र्क होगा? ये इस क्या बोलेंगे, इस प्रॉब्लम से मेरी पुरानी यारी दोस्ती है। ठीक है, तो ये मैं देखता था जब 2015 में मैंने अप्सरा का स्टोर डाला, और वहाँ पे ऐसे मस्त
सजा के AC वाला पार्लर है, 25-30 फ्लेवर लगा है, वो बंदा आ रहा है अंदर, आज नया क्या है, तो मैंने उसको दिखाया, अरे सर ये नया फ्लेवर है, ये ट्राई करो, तो उसने ट्राई किया, मज़ा नहीं आया, दूसरा दिखाओ, ये खाया, 4-5 फ्लेवर उसने खा के आधा कप तो उधर ही खा डाला और चला गया। फिर नहीं चला नहीं गया, अच्छा वो चला नहीं गया, मतलब पैसा, लेकिन फिर खा के इतना सब खा के, नहीं यार एक काम करो, तो मेरे को वो गुआवा विद मसाला ही दो। आप लोग का बड़ा फेमस था गुआवा विद मसाला, राइट? तो इसमें क्या होता है, वो भाई मन बना के ही आया था हाँ, कि मैं खाऊंगा तो गुआवा ही, फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन आके अरे ये भी चखाओ, ये भी चखाओ, वो भी चखाओ, ऐसे खा के नहीं यार वो मज़ा नहीं आया, वो वाला ही है। सो इसको बोलेंगे परेटो प्रिंसिपल। आपके पास जितने भी फ्लेवर हों, 80% जो धंधा है वो आपके टॉप 20% फ्लेवर से ही आएगा। तो हमारे जैसे 3 या 4 फ्लेवर्स, मैंने बोला बेल्जियन डार्क चॉकलेट है, वो 8 से 10%। तो हमारे जो टॉप 5 फ्लेवर्स है, हीरो प्रोडक्ट्स या बेस्ट सेलर्स या जो भी बोलना है आपने को, उसमें से आपका 70-80% बिजनेस तो आ ही जाता है। दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ 5 फ्लेवर लेके मार्केट में लॉन्च करो, क्योंकि एट द सेम टाइम कस्टमर को चॉइस देना भी ज़रूरी है। भले वो खा के बाद में फिर अपना बेल्जियन चॉकलेट या वही लेगा, बट एटलीस्ट एक वेराइटी, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप कुछ नया लॉन्च नहीं करोगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये गुआवा मसाला मेरा नंबर 1 बन सकता है। तो फ्यूचर का हीरो भी आपके नए ट्रायल एंड NPD में से आ सकता है। बट एट द सेम टाइम यू राइटली सेड, इतने सारा SKUs लेके मैं मार्केट में जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पीछे वो इन्वेंट्री मेरा फंसा हुआ रहेगा। इसके लिए अभी आज थैंकफुली हम ऐसे टाइम में हैं जहाँ पे आपके पास टेक है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास एक पूरा डेटा रिप्लेसमेंट का टीम है जो सारे लोकेशंस जो होते हैं, तो बेसिकली हम लोग पिन कोड क्रॉलिंग करते हैं। अच्छा, जितने भी पिन कोड्स पे हमारा स्टॉक गया हुआ है ना, उसको हम लोग क्रॉल करके सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि कौन से पिन कोड पे कौन सा SKU कितना मूव कर रहा है, कौन सा वाला नहीं मूव कर रहा है। उस हिसाब से फिर हम लोग हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से हमारा वेयर हाउस प्लानिंग करते हैं, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास 2 या 3 महीने से ज़्यादा का स्टॉक ना पड़ा रहे। तो आपका आइडियल इन्वेंटरी टर्नओवर 3 महीना, आइडियली 3 महीना, उससे कम ही होना चाहिए। और इज दिस द इंडस्ट्री नॉर्म? इंडस्ट्री में भी 3 महीना है या इंडस्ट्री में अप टू 6 मंथ जाता है। अच्छा, काफी लोग ये भी गलती करते हैं कि देखिए आपको रखना पड़ता है जो नहीं बिकता वो भी, और वो भी 1/n सिस्टम से चलता है। अगर 20 तरह के मेरे पास फ्लेवर हैं और मेरे को 100 पैकेट्स रखने हैं, तो 100 डिवाइड बाय 20, हर का 5 रख लो। करेक्ट। तो जब आप लोग ये करते हैं तो आप फिर उसमें वो प्रिंसिपल लगाते हैं कि जैसे जो सबसे कम बिक रहा है वो हम सबसे कम रखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो वो आप FSN एनालिसिस इसमें होती है? वो करते हैं, लेकिन वो करना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो लो सेलिंग फ्लेवर क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर को पसंद नहीं है। जैसे एक हमने टैमरिंड का आइसक्रीम निकाला था, इमली। अब खट्टा है यार, किसको, तो हमको पता था कि भाई ये नहीं बिकेगा, तो हमने 2-2, 3-3। अब एक पर्टिकुलर लोकेशन, आई थिंक पवई था या कौन सा था लोकेशन, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को या वहाँ के लोगों को वो बड़ा ही पसंद आ गया। तो वो डब्बे के डब्बे उठा के जा रहे हैं, मतलब दूसरे जगहों पे वो 1 किलो बिक रहा है, यहाँ पे 8 किलो बिक रहा है, क्योंकि उस रीजन या उस लोकेशन के लोगों को वो पसंद आ रहा था फॉर सम रीजन। सो आई कैन नॉट से कि ये सब जगह पे इक्वली ही बिकेगा, कि यही सब जगह पे बॉटम में होगा, नहीं, बॉटम भी चेंज होते रहता है। तो वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिन कोड लेवल पे थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। और क्विक कॉमर्स ये सारा डेटा आपको देता है? वो देता भी है, नहीं भी देता है, तो थोड़ा सा अगेन वो जुगाड़ थोड़ा सा हमको हमारे एंड से करना पड़ता है। बट अगर 80% एक्यूरेसी से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ग्रेट। अच्छा, आपके जो फ्लेवर्स हैं, अगर आपको आज जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं तो पहले तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, और क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप टाटा बाय बाय भी कर देते हैं? हाँ, बहुत सारे फ्लेवर ऐसे होते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कोकोनट, टेंडर कोकोनट जो फ्लेवर है बहुत ही पॉपुलर है। हाँ, नेचुरल्स का तो बहुत ही ज़्यादा है। तो टेंडर कोकोनट, तो यार मैं सोच रहा था चलो इसमें कुछ अलग करते हैं, और थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा था जो बाहर के मेरे दोस्त थे अदर कंट्रीज़ में। वो लोग बोलते हैं कि यार टेंडर कोकोनट का पॉप्सिकल्स यहाँ पे बहुत धूम मचाता है, थाईलैंड में, मलेशिया, सिंगापुर, और इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, चलो आप लॉन्च करो। तो हमने मस्त एकदम R&D किया और कोकोनट पॉप्सिकल बनाया, लोगों को टेस्ट करवाया, सब सही से करके फिर उसको वो लेके मार्केट में उतरे। 2 महीने में उसकी हवा फुस हो गई, क्योंकि फिर पता चला कि जो यहाँ के लोग हैं उनको कोकोनट एज अ क्रीमी फ्लेवर पसंद है,
उनको पॉप्सिकल नहीं चाहिए, उनको एक आइसक्रीम फॉर्मेट में चाहिए, दूध डालो उसमें, मलाई डालो उसमें, एकदम थिक चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि माल लगा नहीं खा रहे हैं हम लोग, और आपने मेरे को पॉप्सिकल दे दिया है। दूसरे कंट्री में चल रहा होगा लेकिन यहाँ के कस्टमर को वो नहीं पसंद है। तो इसीलिए वो फिर देखो, अगर जब तुमको मालूम पड़ रहा है कि भाई कस्टमर को कोई फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है, तो यू शुड नॉट मतलब ईगो में आके नहीं यार इतना बढ़िया फ्लेवर है कैसे नहीं पसंद आ रहा है, मैं तो इस पर और डिस्काउंट चलाऊंगा और मार्केटिंग डालूंगा, देखता हूँ कैसे नंबर 1 पे नहीं आता है। जस्ट टेक द फीडबैक, लिसन टू योर कंज्यूमर, और ये मैंने पीएनजी में सीखा है। नहीं चल रहा है तो इट्स कॉल्ड फेल द फेलियर फास्टर। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ना, उसको फटाक से किल कर दो यार, मतलब इसके पीछे और टाइम वेस्ट मत करो, और लर्निंग लो, और दूसरा जो फ्लेवर आप लॉन्च करो ना उसमें फिर वो रिपीट मत करो। अच्छा, आपका ऑडियंस स्प्लिट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादातर जेनजी होगा, मतलब इन द रेंज ऑफ लेट्स से 25ish टू 35ish रेंज। तो आप लोग जब मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो आप किस हिसाब से इनके लिए सोचते हैं, मतलब आपकी मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाते हैं इस पे? तो मार्केटिंग आई थिंक 2 चीज़ें हैं, एक तो जेनजी है, उनको जो भी चीज़ चाहिए उनको आजकल ऑनलाइन चाहिए, मतलब कहीं उतर के जाने वाली बात ही नहीं है, तो उनको एकदम कन्वीनियंस चाहिए, उनको एकदम उस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए। और दूसरा, उनको अगर आपने सही से नहीं बताया ना कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए वैल्यूएबल क्यों है, जस्ट बिकॉज अगर आप उसको कूल तरीके से प्रेजेंट करोगे ना तो वो 3 सेकंड में उसको स्किप कर जाएगा। अच्छा, सिर्फ प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलता? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि आज अगर मैं ये हम लोग टीम के साथ बैठे थे और मैं उनको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर आपने जो कंटेंट बनाया उसमें अगर मैंने गो जीरो को आइसक्रीम निकाल के उसके बदले एक बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम उसी कंटेंट में डाला, और क्या वो कंटेंट विल मेक सेंस? अगर आंसर येस है तो आपने गलत। बिल्कुल, ओह वेरी नाइस। आपके कंटेंट जो आपका रील है या आपका ऐड है उसमें अगर आप आइसक्रीम निकाल के किसी और ब्रांड का आइसक्रीम फिट कर दो और वो मेक सेंस करेगा, तो आपने सही तरीके से आपका ऑडियंस को नहीं समझा और सही तरीके से आपने कंटेंट नहीं बनाया, आपने अपने आप को सही पोजीशन ही नहीं किया, नहीं की है। मतलब फिर वो क्या होगा, अगर मैं 10 आइसक्रीम ब्रांड्स का इंस्टाग्राम पेज देखूं, सब में वो ब्यूटीफुल आइसक्रीम फोटोग्राफी और यहाँ से हाथ में से वो गिर रहा है और किसी के मुंह से गिर रहा है और बिखरे हुए हैं मैंगो और ये वो, मतलब so what is the difference between that ice cream brand and my ice cream brand? Like people will say अरे एक और ice cream brand आ गया, स्क्रिप कर दो। तो you have to constantly keep reinventing your content. आपका सबसे ज़्यादा धंधा क्विक कॉमर्स से है, बिजनेसेस फ्रॉम क्विक कॉमर्स है, वो ले लेते हैं 30-40% आप लोग से, मेरे को लगता है 85% आज हमारा रेवेन्यू क्विक कॉमर्स आता है। वाओ, 85%, मतलब हर वाओ वाओ। और उसमें से वो कितना कमीशन? 30-40%? तो आज मान लो महीने का मेरा जो पीक सीजन था हम लोग का 10 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें से 8-8.5 करोड़ हमारा क्विक कॉमर्स से आता है, बाकी का जो है वो स्विगी जोमेटो से आता है जो हमारे ओन डार्क स्टोर्स हैं। ओके ओके। एंड इसमें उनका शेयर कितना होता है? 40%? अराउंड 35%। तो मतलब एक तरीके से आप उनको कंसिस्टेंटली 2.5-3 करोड़ रुपए कमा के देते रहते हो, और उससे ज़्यादा मतलब मार्केटिंग में भी स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इट्स लाइक यू नो, सॉरी वापस लूंगा, तो आपको नहीं लगता कि इट्स लाइक सारे ब्रांड्स जो हैं आज वो इन लोगों के मोहताज हो गए हैं? ऐसा नहीं, सबका खुद का कोई एड्रेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा कि जैसे अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें या फिर पीएनजी देखें, तो दे हैव देयर ओन स्टैंडिंग, दे हैव देयर ओन एड्रेस, यू नो, चाहे वो सर्फ एक्सेल हो या जिलेट भी हो, दैट वेज। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कल को लेट्स टेक एवरीवन आउट ऑफ द इक्वेशन, एवरी वेबसाइट फेल्स, तो गो जीरो का क्या होगा, या कोई भी ऐसे D2C ब्रांड का क्या होगा? लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो खुद का चैनल ही होगा जहां पे आप इवेंचुअली माल बेचोगे। लाइक जस्ट टू गिव यू द सेम एग्जांपल इन माय प्रीवियस बिजनेस, अगर अप्सरा के पार्लर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो वो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सली है, लेकिन उसमें एक मज़ेदार बात यह है कि आज फॉर एग्जांपल गो जीरो जो नया ब्रांड है मार्केट में, वो 35% मार्जिन दे रहा है, लेकिन जो अमूल है या जो क्वालिटी वॉल से जो बड़ा ब्रांड है वो थोड़ी 35% मार्जिन दे रहा है, वो तो 4-5-3, वो समवेयर अराउंड 20-22% जितना दे रहा है। तो मेरे से 15% या मार्जिन कम दे रहा है वो, तो उतना उसका बॉटम लाइन ऑलरेडी मेरे से बेटर दिखेगा। लेकिन वो उस लेवल पे क्यों है? वो उसलिए है कि सो एट द एंड ऑफ द डे क्विक कॉमर्स को क्या करना है कि उनके जो डार्क स्टोर्स हैं उस पर जो पर स्क्वायर फुट जो रेवेन्यू आता है, डार्क स्टोर का जो पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू है, वो उनको मैक्सिमाइज करना है। जैसे ही उन्होंने क्वालिटी वॉल्स, अमूल, जो ब्रांड लोगों के दिमाग में पता है उनको कि क्या है, वैसे किया है, वो ऑटोमेटिकली पुल हो जाता है।
मतलब लोगों को पता है मेरे को अमूल आइसक्रीम चाहिए, पहले मुझे नीचे जाके लेना पड़ता था, अब मैं फटाक से 10 मिनट में मंगा सकता हूँ। वर्सेस ब्रांड लाइक गो जीरो, जब तक ब्रांड उस पर एक्टिवली मार्केटिंग नहीं डालेगा या ऑफर नहीं चलाया गया तो वो पुश नहीं होगा। जब तक पुश नहीं होगा तब तक वो उसके उतनी जगह खाएगा। तो अमूल जैसे मान लो 100 स्क्वायर फीट डार्क स्टोर है, 80% 80 स्क्वायर फीट में अमूल का माल रखा है, 20 स्क्वायर फीट में गो जीरो का माल रखा है। लेकिन जितना अमूल का माल बिक रहा है उतना गो जीरो का माल नहीं बिक रहा है। लेकिन उसको रेंट तो हर स्क्वायर फीट पे उतना ही लग रहा है। तो थोड़ा सा मार्जिन इसलिए वहाँ पे हम लोग को नए ब्रांड को, जैसे ही आप एक स्केल पे आओगे, जैसे ही आप एक उस लेवल पे आओगे, देन यू आर इन अ पोजीशन टू अगेन नेगोशिएट विद देम। अगर जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट के लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इस बात पे गौर करें। आज हम उस लेवल पे नहीं है, 2 साल में हो जाएंगे। ये क्लिप काट के भेजेंगे। ओके, थैंक यू किरण भाई, आपने ना बहुत अच्छे से समझाया। अब एक क्विक छोटे छोटे रैपिड फायर करते हैं। अरे वाह। 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे और फिर एक लास्ट में जो हम गिफ्ट हमने सोचा था सबके लिए वो हम अनाउंस करेंगे। सबसे पहला है, आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? मैडागास्कर चॉकलेट बार। ओके। सेकंड, आपका फेवरेट ब्रांड अपार्ट फ्रॉम गो जीरो? अप्सरा। आई थिंक I caught you Question- there. हाँ, You question should degree have- बनाया मैंने। You should have said apart from Go Zero and Apsara. अप्सरा। ठीक है, वैसे मुझे समझ आ गया था कौन सा होगा बिकॉज आपने उनका बहुत एग्जाम्पल लिया है। वन ब्रांड यू फील कि यार ये स्पेस में ना आए तो बहुत अच्छा है, मैं ठीक रहूंगा? Ben and Jerry's. ओके, काफी लोगों को तो पता ही नहीं It's होगा। one of the, मतलब मैं सिंगापुर में 3 साल रहा और बिकॉज फैमिली बिजनेस आइसक्रीम करते तो मैं जाके देखता था कि आइसक्रीम कौन से ब्रांड्स है। बेन एंड जेरीज वाज अ क्लास ब्रांड विच वाज अवेलेबल इन ऑल द इंटरनेशनल मार्केट्स। वो अभी तक इंडिया में नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन आएगा और अगर तो इंडिया एज अ कंट्री और एज अ डेमोग्राफिक क्रैक करना डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा शायद वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड जल्दी नहीं आते हैं। बट जिस दिन आ गया, आई थिंक बेन एंड जेरीज वुड बी अ ग्रेट ब्रांड जो इस कैटेगरी को डिस्टर्ब कर सकता है। ग्रेट, चलो अभी तो नहीं है तो अभी तो गो जीरो पे ही रहेंगे हम डेफिनेटली। अच्छा, आपने वीसी फंडिंग उठाई तो डू यू रिग्रेट टेकिंग वीसी फंडिंग और यू आर ओके, मतलब बढ़िया, गुड डिसीजन? No, absolutely not. I think the whole point of starting Go Zero यही था कि मैं फैमिली बिजनेस में कैपिटल रेज नहीं कर पाया था, उस वजह से ग्रोथ रुक गई थी। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से टचवुड आई हैव हैड सम फंटेस्टिक अर्ली स्टेज कंज्यूमर वीसीज जिन्होंने इंडिया के बहुत सारे फेमस और बड़े बड़े ब्रांड्स को बैकिंग की है। तो वो आज मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं। तो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड। लेकिन उसके साथ में मेरे को इस बात का भी अच्छा फील कर रहा है कि पैसे तो मैंने उनसे लिए हैं, लेकिन मैंने यूज़ बहुत कम किया है। वेरी नाइस। सो जो कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो जो होता है कि 10 करोड़ का रेवेन्यू लाने के लिए आपने कितना करोड़ बर्न किया, 100 करोड़ पहुंचने के लिए आपने कितना करोड़ बर्न किया, तो जो कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो होता है, तो आज मान लो हमने क्यूमुलेटिवली 50 करोड़ हमने रेज किया है, उसका मोर देन 2/3 ऑफ द मनी इज स्टिल विथ मी इंटैक्ट इन द बैंक, एंड विद जस्ट दैट 1/3 मनी जो मैंने स्पेंड किया है, वी आर एट 100 करोड़ ARR। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। एक कस्टमर रिव्यू जिसने आपको बहुत खुश किया हो, मतलब इमोशनली यू गॉट टच? 2 days ago एंड आई सेंड दिस टू माई इन्वेस्टर्स ऑल्सो। मुझे एक लिंक्डइन पे DM आया दैट एक कंज्यूमर ने मुझे मैसेज किया दैट आई वॉज लूजिंग वेट, आई वॉज ट्राइंग टू लूज वेट सो दैट आई कुड डोनेट सम ऑर्गन टू हर ब्रदर हु हैड सम कंडीशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आप डोनेट करने से पहले आपको एक वेट लॉस करना पड़ेगा। तो उस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पा रही थी, लेकिन उन्हें बोला कि मैंने Go Zero दिखाया और मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप ये खा सकती हो क्योंकि उसमें कैलोरीज कम है, शुगर नहीं है। शी सेड शी इज़ सो एक्साइटेड एंड शी पर्सनली थैंक्ड मी दैट आई वाज ऑन दिस जर्नी ऑफ वेट लॉस सो दैट आई कुड सेव माय ब्रदर, एंड Go Zero हैज़ काइंड ऑफ kept me through this journey. So I think that was one of the most touching moments. That's very beautiful, very beautiful. कोई एक रिव्यू जिसकी वजह से कोई या तो बहुत जबरदस्त फ्लेवर पैदा हुआ था आपके Go Zero की जर्नी में, या फिर कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशंस का पूरा सिस्टम आपने चेंज किया था? आई थिंक रिव्यू तो नहीं था, बट जब मैं बैठ के 4-5 लोगों से बात कर रहा था तो बात निकली नॉस्टैल्जिया की। कि बचपन में हम लोग डॉली खाते थे, डॉली 10 रुपए की डॉली वैनिला विद रास्पबेरी और ये कहते यार ये आगे हमको अगर गिल्फी मिले तो मज़ा आ जाए। तो उससे इंस्पिरेशन लेके मैंगो डुवेट और रास्पबेरी डुवेट मैंने क्विक कॉमर्स पे लॉन्च किया, और विद इन 4 months इट बिकेम द हाईएस्ट सेलिंग SKU ऑन क्विक कॉमर्स, जो आज अब कंपटीशन कॉपी कर रहा है और लॉन्च कर रहा है, जो पहले नहीं करता था।
अगर अप्सरा नहीं होता, गो जीरो नहीं होता, तो किरण शाह क्या कर रहे होते? चाय बेच रहा होता। बहुत ही क्लियर हूँ मैं। आई थिंक मैं दिन में जितनी कप चाय पीता हूँ उतनी आइसक्रीम नहीं बेचता। तो यहाँ हमारी बहुत अच्छी जमेगी, बिकॉज मेरा भी कुछ वैसा सा ही हाल है. वन थिंग यू कुड चेंज अबाउट गो जीरो गोइंग बैक 3 years which would have led to maybe faster growth? आई थिंक जब हमने लॉन्च किया ना तो वी वर ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि उस टाइम पे 4-5 जो ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी थे ना, तो कोई प्रोटीन पे फोकस कर रहा था कि हाई प्रोटीन आइसक्रीम लेनी है, कोई कैलोरीज पे फोकस कर रहा था, कोई वीगन आइसक्रीम बना रहा था, कोई कीटो आइसक्रीम बेच रहा था. तो हमने सोचा यार सब बनाते. तो हमने 3 फ्लेवर जीरो शुगर बनाए, लो कैलोरी बनाए, 3 फ्लेवर हाई प्रोटीन बनाए, वीगन बनाए, कीटो बनाए. उस चक्कर में बहुत सारा रायता फैला दिया हमने. फिर एक कंज्यूमर रिसर्च किया जिसमें पता चला कि भाई अगर आइसक्रीम खाना है ना तो सिर्फ शुगर निकालो, प्रोटीन के लिए मैं शेक पीऊँगा, बार्स खाऊंगा, मेरे को आइसक्रीम की ज़रूरत नहीं है. तो अगर ये लर्निंग मेरे पास डे 1 से होती तो मैं सिर्फ जीरो शुगर लो कैलोरी फोकस करके 10 ऑसम फ्लेवर निकालता. One thing which the industry has lied to us about in ice creams, जब वो बोलती है वो बात सच नहीं होती. इट इज़ अ वेरी ट्रिकी वन. लाइक आई डोंट नो, ऐसा कुछ आई डोंट नो, नथिंग कम्स टू माय माइंड. बोले यार मैं तो खुद इस इंडस्ट्री से हूँ. यार तो लाइट वाला पार्ट तो वही था कि हमको बचपन में वो वनस्पति घी खिला के बोला जाता था आइसक्रीम में, तो वही लाई थी. बट अदर देन दैट आई थिंक देयर इज नो लाई अबाउट एन आइसक्रीम. इनफैक्ट द अदर वे अराउंड इज दैट हमको बोला गया कि इफ़ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी सेल आइसक्रीम. तो आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो हम बचपन में भी, अरे अच्छे मार्क्स लाएंगे चल तेरे को आइसक्रीम खाने ले जाऊंगा, या मूड ऑफ है किसी का, ब्रेकअप हुआ चलो आइसक्रीम खाने जाते हैं. तो आई थिंक यू कैन नेवर लाई एनीथिंग अबाउट आइसक्रीम. बट I think what people or what brands have not done is not told the truth, which is not the same as telling a lie. जैसे हमने बोला कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैंने लिखा है कहीं तो पीछे कि ये है, हाईलाइट नहीं किया. मैंने हाईलाइट नहीं किया है और मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस करते आ रहा था. तो आई थिंक जैसे ब्रांड्स मोर ट्रांसपेरेंट होंगे और इस बारे में मोर ओपनली अपने कंज्यूमर से बात करेंगे, दैट ट्रस्ट एंड दैट रैपो विल बी इवन मोर. Is your father proud of you? He is extremely proud of me. Great. तो आपको अच्छा लगता है जब आप उनको बताते हैं मैंने इतना अच्छा अचीव किया? एब्सोल्युटली. जिस दिन हम शार्क टैंक पे आए थे, उन्होंने वो रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको सबको फॉरवर्ड किया, एंड ही वाज लाइक द प्राउडेस्ट मैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एयरपोर्ट पे जाते हैं लोग रिकग्नाइज करते हैं? अरे बहुत ज़्यादा. मतलब मेरा भी थोड़ा सा आई एम बिकम फेमस और इनफेमस फॉर माई लिंक्डइन ज्ञान. Yes. आप बहुत अच्छा देते मैं हैं. लिखते रहता Actually हूँ. बहुत अच्छा तो इट ऑल्सो फील्स गुड दैट आई एम सिटिंग इन द एयरपोर्ट एंड जस्ट डूइंग माई स्टफ एंड पीपल वॉक अप टू मी एंड सेइंग किरण आई फॉलो यू ऑन लिंक्डइन, कैन आई टेक अ सेल्फी विथ यू. जी. तो ग्रेट किरण, वंस अगेन मज़ा आ गया. एक तो आपके साथ जो हमारा कनेक्शन निकला वो मतलब इट वॉज पाथ ब्रेकिंग एंड आइस ब्रेकिंग, रादर नॉट पाथ ब्रेकिंग, इट वॉज बिगेस्ट आइस ब्रेकिंग थिंग विद अस. और उसके अलावा जो आपने आज दिया है वो एक मास्टर क्लास है बिजनेस में. आई एम श्योर आप लोग अगर एंड तक रुके हैं तो जो हम गिफ्ट आपको देना चाहते हैं आप डिजर्व करते हैं. तो किरण हैज़ वेरी जनरसली एक्सेप्टेड. मैंने उनको एक बात बोली थी तो उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं, बोले हाँ संजय भाई, मतलब आप जो बोल रहे हो हम कर लेंगे. देखिए, हम एंटरप्रेन्योरशिप को मैं पर्सनली भी बहुत प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ लोग जुड़ें, और बट उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है और कभी कभी कैपिटल की ज़रूरत है. तो आप में से किसी के पास भी अगर कोई यूनिक फूड या आइसक्रीम को लेकर आइडिया है तो हम नीचे गूगल फॉर्म दे रहे हैं, आप उसको भरिए, उसमें अपने आइडिया का डिस्क्रिप्शन दीजिए और वो हम गो जीरो की टीम को भेजेंगे. अगर गो जीरो की टीम को वो आइडिया पसंद आया तो किरण भाई जो है आपको 5 लाख तक का ग्रांट देंगे विदाउट टेकिंग एनी इक्विटी इन योर कंपनी. और उसके अलावा बिजनेस पे सपोर्ट जो आपको लगेगा, जो हेल्प लगेगी वो भी देंगे. बट आपका आइडिया बड़ा यूनिक होना चाहिए और उनको पसंद आना चाहिए. तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भरिए और डेफिनेटली अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो गो जीरो टीम आपको रीच आउट करेगी, पर्सनली रीच आउट करेगी और आपको इस अपॉर्चुनिटी में अवेल करवाएगी. किरण भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मास्टर क्लास. और मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे. अरे यार, और आई थिंक जो कनेक्शन निकला वो तो बढ़िया ही था, बट बातचीत करते करते ये जो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे कहाँ निकल गए. हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि आज का अटेंशन स्पैन जो लोगों का है वो इतना छोटा हो गया है कि लोगों को 10-10, 15-15 सेकंड वाले रील चाहिए. बट आज के ज़माने में आप जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे वाले एपिसोड्स बना के लोगों को इतना एडुकेट, अवेयर और इन्फॉर्मेशन देते हो एंड पीपल आर वॉचिंग दिस, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई रियली लव. सो हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू सो मच. और गेस्ट वैसे होते हैं जिनके पास उतनी नॉलेज होती है, डेप्थ होती है, बात करने का तरीका होता है, कनेक्शन होता है, और वो डेफिनेटली आपके पास है. एंड आई एम श्योर पीपल विल रीच आउट टू यू पर्सनली एंड दे विल फिल द फॉर्म, और कुछ ना कुछ किसी के साथ बहुत अच्छा होगा. एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. तो गाइज, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा है.
अब कुछ काम आपको मेरे लिए करने होंगे। पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आपकी टॉप 5 लर्निंग्स आज के पॉडकास्ट से क्या रही हैं, उनको जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके अलावा इस वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों को भेजिए जिनको इस तरीके की लर्निंग चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट, मुझ में आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। एक गूगल शीट दी हुई है कि आप पार्टिसिपेट कर सके 5 लाख रुपीस के ग्रांट में फ्रॉम गो जीरो, और एक और शीट है जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरे पॉडकास्ट में और कौन सा गेस्ट चाहिए। और गाइस, जाने से पहले फाइनली एक बार सब्सक्राइब जरूर दबा देना और घंटी दबा देना ताकि ऐसे ही पावरफुल गेस्ट्स मैं आपके लिए लेके आ सकूं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।